हेलो फ्रेंड, यूटीआईएस में आपका स्वागत है। तो अभी हम जो हिस्ट्री कर रहे हैं तो उसमें एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। वो अपना आर्ट एंड कल्चर बचा है। तो एक चीज़ याद रखना, आर्ट एंड कल्चर प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ में मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मेंस में लगभग 2 क्वेश्चन आते ही हैं इससे, 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा आपको। उसके साथ साथ आपके लिए पीटी में 3-4 क्वेश्चन, कभी 5 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो दोनों ही दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, प्री प्लस मेंस के लिए। तो इसका जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ 11th क्लास इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 12th क्लास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको एक आध बार पढ़ के नोट्स वोट्स कुछ बना सकते हो आप, उसके बाद में साइड कर सकते हो। पर 11th क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। तो इसमें जो मैंने पहले भी बताया है, जो मैपिंग वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको अच्छे से करना, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो इसमें लगभग 8 चैप्टर है, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज़ याद रखना। तो ये देखो, सबसे पहले प्रागैतिहासिक स्थलों का मानचित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखना, जितने भी मैप है उनका एक पीडीएफ बना लो, 6 से लेकर 12 तक, विद आर्ट एंड कल्चर सबका हिस्ट्री का एक अलग से पीडीएफ बना लो, उसको निकाल लो प्रिंट आउट करवा के, तो आप जो है उस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो मैं फिर बार बता रहा हूँ कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे है चित्रकवाली, क्षेत्र नक्काशी, चित्रकवाली क्षेत्र नक्काशी, राज्य की राजधानी यानी महत्वपूर्ण शहर जैसे गिलगिट है, तो याद रखना, यूपीएससी ने पूछा भी है। कारगिल, ये तो देखो अभी प्रेजेंट टाइम के है, परंतु ये पता होना चाहिए। देखो ये नदी के नदी के किनारे हैं, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। ये सिंधु नदी है, उसके किनारे है, ठीक है। उसके बाद देखिए ईटानगर, ये तो सभी नए अभी है, पर ये याद रखना कि यहाँ पे मिले हैं, चित्र वित्र मिले हैं, दिसपुर, शिलोंग, ठीक है। दूसरी बात देखो, नर्मदा नदी के आसपास कौन है, पचमढ़ी, याद रखना एमपी में है, ठीक है। केन नदी, देखो यहाँ से एक बेतवा नदी निकल रही है, सोन नदी, यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है इनके बारे में। तो मैं फिर बारह बता रहा हूँ, इनको अच्छे से कर लेना एक एक चीज़। इनको मैप का मैं फिर बारह बता रहा हूँ, मैप का ऐसे स्क्रीनशॉट लो आप और एक पीडीएफ निकलवा लेना, तो आपका काम हो जाएगा। प्रागैतिहासिक शैल चित्र, अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को, जिसके लिए न तो कोई पुस्तक हो और न कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध हो, इसे प्राक इतिहास कहा जाता है। पुस्तक या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, उस समय न तो कागज़ था, न ही कोई भाषा या लिखित शब्द। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा, यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं कर दिया जहाँ प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से पुराने औजार, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों, उस काल के मनुष्य तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारी और तत्कालीन मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा सा खासा विवरण तैयार किया। अब देखो ये जानवर को दिखा रहा है, ये जानवर के ऊपर मनुष्य बैठा है, मनुष्य डांस कर रहा है, ये देखो ये भी कोई जानवर है। तो इस तरीके से जाना गया है इनके बारे में। इसे जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्य को खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी, तो वे अपने विचारों तथा मनोभाव को व्यक्त करने का प्रयास करने लगे। इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखाचित्र बनाने शुरू कर दिए और उनके माध्यम से अपने आप को यानी अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करने लगे। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा? शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए भित्ति चित्र बनाए थे। अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन दृश्यों का अभिलेख करने के लिए चित्र खींचे, जैसे कि आजकल हम में से कुछ लोग अपनी डायरी लिखते हैं। मानव के आरंभिक विकास ने इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पूरा पोषण युग यानी पुराना पत्थर काल कहा है। अब देखो यहाँ तक कोई पीटी का क्वेश्चन नहीं बन सकता, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ याद रखना। प्रागैतिहासिक चित्रकारिता दुनिया के अनेक भागों में पाई गई है। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पाषाण युग के मनुष्य ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पूर्व पाषाण काल तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हो गई थी। दुनिया भर में इस काल की ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई जिनके दीवारों पर जानवरों के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी। याद रखना, वो जो मैप है वही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पीटी का क्वेश्चन पूछने लायक है, ये चीज़ याद रखना। जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे, वे लोग मनुष्य और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे। व्रत वृग आय जैसे अनेक ज्यामिति आकृति और प्रतीक बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं वे उत्तर पूर्व पाषाण काल के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्रों का सर्वप्रथम खोज वर्ष 1867 से 68 में पुराविद आर्कीबोल्ड कोलाइले ने स्पेन में हुई आलम अल्तामिरा की खोज से की। अब ये यूपीएससी ने, तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है उसके बारे में खोजी, पर थोड़ा बस याद रखना। 12 वर्ष पहले ही की थी।
कॉकबर्न, एंडरसन मित्र और घोष पहले अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में से अनेक स्थल खोजे थे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवार पर पाए गए। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में भी कुछ शैल चित्र मिले। अल्मोड़ा बारहचीना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर सुयाल नदी के किनारे पर स्थित लुकडियार में पाए गए शैलाश्रय में प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले। अभी याद रखना पीछे इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब सारी चीज़ें। लुकडियार का शाब्दिक अर्थ है 1 लाख गुफाएं, तो थोड़ा याद रखना यूपीएससी के दृष्टिकोण से ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र, ज्यामितीय आकृति। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं, तो ये थोड़ा याद रखना किस किस कलर के हैं। इन्हें मनुष्य की छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है। पशु चित्रों में एक लंबे थुथुन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली छिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार, ज्यामितीय डिजाइन और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। और देखना यूपीएससी ने कभी ना प्रागैतिहासिक काल से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो थोड़ा ये भी माइंड में रखना, तो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो नहीं जाएगा, यूपीएससी ने पूछा नहीं है। इन चित्रों में दर्शाया कि दृश्यों को एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है, जिसे मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बने पाए गए हैं। वहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए। अब देखो ये हाथ पकड़ के नाच रहे हैं, हाथ में हाथ डाली नृत्य करते लोग, लुकडियार उत्तराखंड। ये लहरदार लकीरें हैं, ये लुकडियार उत्तराखंड में ही पाई गई है। कश्मीर से भी ऐसे 2 शिलापट मिले हैं जिन पर कुछ चित्र उकेरे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवस दिए हैं। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए जाते हैं। इनमें 3 स्थान हैं: कोप्पगुल्लू, पिकलिहाल और टेकल कोटा। अभी याद रखना ये कहाँ पे हैं। यूपीएससी ऐसे पहले मतलब स्थान संबंधित यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा। अभी तक गुफा द्वारा भीमबेटका मध्य प्रदेश का है, ये भी याद रखना भीमबेटका कहाँ पे है। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं, कुछ चित्र सफ़ेद रंग के, कुछ लाल रंग के और कुछ सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के। ये चित्र परिवर्तित ऐतिहासिक काल, आरंभिक ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल के। इन चित्रों के विषय सांड, हाथी, सांबर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शेलकट, मानव, त्रिशूल आदि। अब यहाँ ऐसे पता लगता है भाई कौन कौन सी वहाँ जानवर खोज चुके थे, तो इस टाइप से थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनने के चांसेज रहते हैं। वनस्पति के चित्र बहुत ही कम पाए जाते हैं। कोप्पगुल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोद्दीप्त पुरुषों को भी स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं में, याद रखने कहाँ पे है, विंध्याचल की श्रृंखलाओं में, और उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में मिले। तो ये यार उत्तर प्रदेश कैमूर पहाड़ियाँ, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिक दृष्टिकोण से भी। ये पहाड़ी श्रृंखला पूरा पाषाणी काल और मध्य पाषाणी कालीन अवशेषों से भरी पड़ी और वहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदारों की बहुतायत जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरह से उपयुक्त थी। वहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय, चट्टानी आवास, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचने के लिए उन्हें पर्याप्त सहारा देते थे। इनमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय शेल्टर मौजूद है। इनमें से 500 शैलाश्रय में चित्र पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जानवर है, इस पे जानवर ऊपर बैठे हैं लोग। भीमबेटका की गुफा की खोज वर्ष 1997-98 में डॉक्टर VA वाकणर द्वारा की गई थी और बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। वाकणर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक इन दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का संरक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय के अनेक प्रकार के हैं। इनमें से उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए, जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्मवेश, मुखौटा लगाने जैसे अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र शामिल है। भीमबेटका की कला की शैली तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्र तथा चित्रकार्यों को 7 कालावधि में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला काल उत्तर पूर्व पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, तीसरा ताम्र पाषाण युग। इन 3 कालावधियों के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधियाँ आती है, लेकिन यहाँ हम पहले 3 कालों का विवेचन करेंगे। उत्तर पूर्व पाषाण युग के चित्र हरी और गहरी लाल रेखाओं से बने। इनमें से कुछ छड़ी जैसे पतली मानव आकृति है, लेकिन अधिकांश चित्र बड़े बड़े जानवरों जैसे भैंसों, हाथियों, बाघों, गेंडों, सूअरों के हैं। कुछ चित्र धवन चित्र वास पेंटिंग है, लेकिन अधिकांश चित्र ज्यामितीय आकृति से भरे हैं। ऐसे चित्रों को शिकारियों का कोई संबंध नहीं दिखाया गया। हरे चित्र नर्तकों के और लाल चित्र शिकारियों के। मध्य पाषाण युग दूसरी कालावधि यानी मध्य पाषाण युग के चित्रों की संख्या सबसे अधिक है। इस अवधि के दौरान विषयों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, मगर चित्रों का आकार छोटा हो गया। शिकार के दृश्यों को प्रमुखता मिल गई है। शिकार के दृश्य में लोगों का समूह
बनाकर कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, तीर कमान लेकर जानवरों का शिकार करते हुए दिखाए गए। कुछ चित्रों में आदि मानवों को जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते दिखाया गया। शिकारियों के साधारण कपड़े और गहने पहने हुए चित्रित किया गया। कुछ चित्रों में मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा हुआ और कुछ मुकुटों पहने हुए भी दर्शाया गया। कुछ चित्रों में हाथी, जंगली सांड, बाघ, शेर, सुअर, बारहसिंगा, हिरन, तेंदुआ, चीता, गेंडा, मछली, मेंढक, छिपकली, गिलहरी जैसे बड़े बड़े जानवरों को और पक्षियों को भी चित्रित किया गया है। मतलब मैं फिर बताऊँ, इसलिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है। और ये चीज़ें का ना तो प्रामाणिकता थोड़ा वो रहता है, तो इसीलिए यूपीएससी पूछता भी नहीं है। पर हाँ, लोकेशन जो बेस है तो वो मैप से मिलेगी आपको, वहाँ से यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है। केवल जहाँ तक जानवर चित्रांकन है, जैसे घोड़ा है, ये देख लेना, घोड़ा ही है भीमबेटका से। मध्य पाषाण काल के कलाकार जानवरों को चित्रित करना अधिक पसंद करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को मनुष्य को पीछे करते दिखाया गया है। कुछ और चित्रों में मनुष्य द्वारा जानवरों को पीछा करके शिकार करते दिखाया गया। कुछ जानवर चित्रों में विशेष रूप से शिकार के दृश्य मनुष्य को जानवरों से डरते हुए दिखाया गया, लेकिन बहुत से चित्रों में मनुष्य को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव भी प्रदर्शित करते हुए चित्रित किया गया, तथा कुछ ऐसे भी चित्र हैं जिनमें प्रमुख रूप से जानवर ही उकेरे गए। यद्यपि जानवरों को प्राकृतिक अवस्था में चित्रित किया गया, मगर मनुष्यों को साज सज्जा के साथ सुरुचिपूर्ण रीति से प्रस्तुत किया गया। स्त्रियों को निर्वस्त्र व सवस्त्र दोनों ही रूपों में चित्रित किया गया। इन चित्रों में बूढ़े व जवान सभी को समान रूप से स्थान दिया गया। बच्चों को दौड़ते, भागते, उछलते, कूदते और खेलते हुए दर्शाया गया। सामूहिक नृत्य इन चित्रों का आम विषय रहा है। मतलब ऐसे भी चित्र हैं जिनमें लोगों को पेड़ों से फल या शहद इकट्ठा करते हुए, स्त्रियों का अनाज पीसते हुए और खाना बनाते हुए दिखाया गया। कुछ शैल चित्रों में मनुष्यों, स्त्रियों और बच्चों को एक साथ दिखाया गया, मानो वे एक ही परिवार के सदस्य हों। अनेक शिलाश्रयों में हम हाथ और मुट्ठी की छाप पाते हैं, तो कुछ में अंगुली के सिरे के बने निशान हैं। जंगली जानवरों का शिकार यहाँ पे देखो भीमबेटका में। भीमबेटका के कलाकार अनेक रंगों का प्रयोग भी करते थे, जिनमें काला, पीला, लाल, बैंगनी, भूरा, हरा और सफ़ेद रंगों की विभिन्न रंगतें शामिल थी। लेकिन सफ़ेद और लाल अनेक अधिक पसंदीदा रंग थे। रंग और रंजक द्रव्य विभिन्न चट्टानों और खनिजों को कूट पीस कर तैयार किए जाते थे। लाल रंग हिरमिच, जिसे गेरू भी कहा जाता है, से बनाया जाता है। हरा रंग कैल्सेडोनी नामक पत्थर की हरी किस्म से तैयार किया जाता था और सफ़ेद रंग संभवतः चूना पत्थर से बनाया जाता था। रंग बनाने के लिए पहले खनिज की चट्टान के टुकड़ों को कूट पीस कर पाउडर जैसा बना लिया जाता था। फिर उनमें कुछ पानी और गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जैसे कि जानवरों की चर्बी या पेड़ों से निकाला गया गोंद या राल मिला लिया जाता था। इस प्रकार रंग तैयार हो जाने के बाद उससे पेड़ की पतली रस्सेदार टहनियों से बने ब्रश का प्रयोग करते हुए चित्र बनाए जाते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि हज़ारों साल पहले बनाए गए इन चित्रों के रंग हवा पानी की मार को झेलने के बाद भी आज भी बरकरार है। यह समझा जाता है कि ये रंग अब तक इसलिए अक्षुण्ण रहे क्योंकि चट्टानों की सतह पर जो ऑक्साइड मौजूद थे, उनके साथ इन रंगों की रासायनिक प्रतिक्रिया ने उन्हें स्थायी बना दिए हैं। यहाँ कलाकारों ने अपने चित्र इन शैलाश्रयों की सतहों, दीवारों, भीतरी छतों पर बनाए। कुछ चित्र तो ऐसी गुफाओं या शैलाश्रयों से मिले हैं जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले हैं जहाँ शायद लोग कभी नहीं रहे ही नहीं होंगे। संभवतः इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। शैलाश्रय में पाए गए कुछ अत्यंत सुंदर चित्र बहुत ऊंचे स्थानों पर या शैलाश्रय की छत के पास बने हुए हैं। प्रश्न उठता है कि आदिकालीन मानवों ने चट्टानों में से असुविधाजनक स्थानों पर ये चित्र क्यों बनाए। शायद ये चित्र बहुत दूर से लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए ऊंचाई पर बनाए गए थे। अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिया कोई काम का नहीं है। ये चित्र हालांकि बहुत पुराने जमाने के, पर इनमें चित्रात्मक गुणों विशेषताओं की कोई कमी नहीं थी। दूसरी बात, आप पीवाईक्यू को जब एनालिसिस करोगे तो प्रागैतिहासिक काल से कोई क्वेश्चन बना नहीं है। जैसे वो मैप है, बस मैं बता रहा हूँ, बस वो इतना इंपॉर्टेंट है, उससे काम हो जाएगा आपका। कार्य करने की प्रतिकूल परिस्थितियों, औजारों, सामग्रियों आदि की कमी होते हुए इन चित्रों में तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य दृश्य आकर्षक रूप से प्रस्तुत किए गए, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय के लोग बहुत साहसी थे और अपने जीवन का आनंद ले रहे थे। पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा और रौबदार दिखाया गया है। यह भी प्रतीत होता है कि आदिकालीन कलाकारों में कहानी कहने सुनने की गहरी रुचि थी। इन चित्रों से बड़े ही नाटकीय रूप से मनुष्य और जानवरों को समय को जीवित रखने के लिए संघर्षरत दिखाया गया। एक दृश्य में कुछ लोगों को मध्यपाषाण युग के चित्रों में शिकार के दृश्य बहुलता में पाए जाते हैं। यहाँ ऐसा एक दृश्य है जिसमें लोगों के समूह बेसों को मारते दिखाया गया। कुछ घायल व्यक्तियों की इधर उधर पड़ा दर्शाया गया। चित्रांकन कला में श्रेष्ठ प्रदर्शन है। शिकार का दृश्य है, ये नृत्य का दृश्य है। इस दृश्य में एक दूसरे का हाथ पकड़े नृत्य करते हुए आकृति दिखाई गई। वस्तुतः एक ऐसा विषय जिसे बार बार दोहराया गया। नृत्य के दृश्य में उत्तराखंड के लोकडियार के पाषाण दृश्य की याद दिलाता है। एक दृश्य में कुछ लोगों को शिकार करते हुए जंगली सांड का शिकार करते हुए दिखाया गया और इस प्रक्रिया के दौरान कुछ लोग घायल होकर इधर उधर पड़े। एक अन्य दृश्य में जानवर को मौत की पीड़ा से तड़पते हुए और शिकारी की खुशी से उसके चारों नाचते हुए दिखाया गया। ऐसे चित्रों से प्रकट होता है कि मनुष्य में जानवरों पर अधिकार रखने का भाव पैदा हो गया था। आज भी अनेक आदिम जाति के लोग ऐसा व्यवहार करते हैं। जन्म, मृत्यु, वयस्कता, प्राप्ति और विवाह आदि संपन्न
समय संपन्न की जाने वाली धार्मिक और सामाजिक क्रियाओं को चट्टानों पर चित्रित उत्कीर्ण करते हैं। वे शिकार हेतु जानवरों को आकर्षित करने के लिए मुखौटे पहनते हैं और उन्हें मार डालने के बाद खुशी से उनके चारों ओर नाचते गाते भी हैं। जहाँ कले जानवरों के चित्र बनाए गए उनमें आदिकालीन कलाकार की उत्कृष्ट चित्रण कला स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ऐसे चित्र में रंग सामंजस्य और समानुपात दोनों का यथार्थ और संतुलित मिश्रण दिखाई देता है। एक दिलचस्प बात यह है कि शिल्प कला के अनेक स्थलों पर अक्सर नए चित्र पुराने चित्रों पर बनाए गए। भीमबेटका में कुछ स्थानों पर चित्रों के 20 परतें तक है जो एक दूसरे पर बनाए गए हैं। यहाँ प्रश्न उठता है कि कलाकार एक ही स्थान पर बार बार चित्र क्यों बनाते थे। इसे कारण तो यह हो सकता है कि जब किसी कलाकार को अपनी रचना पसंद नहीं आती तो वह उसे अपनी दूसरी रचना चित्रित कर लेता था। दूसरी कारण यह हो सकता है कि वे चित्र और स्थान पवित्र या विशिष्ट माने जाते थे और उन पर कलाकार बार बार चित्र बनाते थे। यह भी संभव है कि भिन्न भिन्न पीढ़ियों के लोगों ने भिन्न भिन्न समय पर एक ही क्षेत्र में ये चित्र बनाए थे। इन प्राक ऐतिहासिक चित्रों में हम तत्कालीन मनुष्यों, उनकी जीवन शैली, उनका खान पान, उनकी आदतों, उनकी गतिविधियों और यहाँ तक कि उनके मन मस्तिष्क तथा चिंतन को जानने समझने में सहायता मिलती है। प्रागैतिहासिक काल के अवशेष विशेष रूप से अनेक प्रकार के पत्थरों के हथियार, औजार, मिट्टी के खिलौने और हड्डियों के टुकड़े मानव सभ्यता विकास के महान साक्ष्य हैं। तथापि उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये शिल्प चित्र जो आदिकालीन मानव हमारी अमूल्य धरोहर के रूप में हमारे लिए छोड़ गए। मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो ये अभी इस चैप्टर में कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस वो जो पहला मैप है उसको अच्छे से कर लेना। अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे वो चैप्टर कोई काम का नहीं है, ये उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहाँ से यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा। अब देखो 2024 में भी क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, उससे पहले भी क्वेश्चन पूछा है, तो यूपीएससी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ सकी है। तो एक ही चीज़ पता होनी चाहिए आपको। तो ये जो दिखाया गया है एरिया, ये इसका याद रखना, प्राचीन नगर, आधुनिक नगर। तो अपने को प्राचीन नगर चाहिए, तो ये चीज़ याद रखना। जैसे दायमाबाद है महाराष्ट्र में, अब यूपीएससी 2024 में क्वेश्चन पूछा, उससे पहले पूछा 2019 में, बहुत बार पूछ चुका यूपीएससी। तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात आप ये पता कर लेना कौन सी इंडिया के कौन से राज्य में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अभी तो देखो नए शहर है, मांदा है, याद रखना जम्मू कश्मीर में, तो यूपीएससी ने पूछा भी है। गुमला है, ये देखो ये सब पाकिस्तान वाले इलाके में आएगा। मोहनजोदड़ो, कांगेंडोर, सोतखोवो, अमरी, चंदोड़ो, कोडदीजी, ठीक है, सुतकोथड़ो, रंगपुर, राजड़ी, लोथल, भगतराव, ठीक है, कालीबंगाई, हरियाणा, बनावली, ददेड़ी नगर, कटपालो, हड़प्पा, रेमांडेरी, कुड़पालो, रोपड़ी, भगवानपुरा, हुलास, बालू, सिसवाल, दिल्ली। तो ये चीज़ याद रखना, आपको ये देख लेना है, यहीं पे मैप में बना लेना या फिर यहीं पे लिख लेना कि भाई ये पंजाब में है, हिमाचल प्रदेश में है, ये गुजरात में है, ऐसा करके। क्योंकि यूपीएससी आजकल इसी बेस पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैप अच्छे से कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। सिंधु घाटी कला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2025 में भी क्वेश्चन आया, 2024 में भी क्वेश्चन आया इस चैप्टर से। तो मतलब ये कि हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है, आप थोड़ा बहुत भी ऑब्जर्व करोगे तो ये चीज़ याद रखना। सिंधु नदी की घाटी कला का उद्भव ईसा पूर्व 3वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए उनमें प्रतिमाएं, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल है। दूसरी बात याद रखना है, मेंस के लिए भी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका मेंस से। उस समय के कलाकार निश्चित रूप से उच्च कोटि की कलात्मक सूझबूझ और कल्पना शक्ति विद्वान थे। उनके द्वारा बनाई गई मनुष्य तथा पशुओं की मूर्तियाँ अत्यंत स्वाभाविक किस्म की है, क्योंकि उनमें अंगों की बनावट असली अंगों जैसी है। मणि मूर्तियों में जानवरों की मूर्तियों का निर्माण बड़ी सूझबूझ और सावधानी के साथ किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक 2 नगर थे, जिनमें हड़प्पा उत्तर में है, मोहनजोदड़ो दक्षिण में सिंधु नदी के तट पर बसे हुए। देखो ये रहा मोहनजोदड़ो, यहाँ पे है पाकिस्तान में, और याद रखना हड़प्पा, ठीक है। ये दोनों नगर सुंदर नगर नियोजन की कला के प्राचीनतम उदाहरण थे। नगरों में रहने के मकान, बाजार, भंडारघर, कार्यालय, सार्वजनिक स्नानघर आदि सभी अत्यंत व्यवस्थित रूप से यथास्थान बनाए गए थे। नगरों में जल निकासी व्यवस्था भी काफ़ी विकसित थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो इस समय पाकिस्तान में स्थित है, ये चीज़ याद रखना। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थलों में हमें कला वस्तुओं के नमूने मिले, जिनके नाम है लोथल और धोलेवीरा, याद रखना, ये गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो मैं वो बोला था ना, वहाँ पे ऐसा ही काम करना आपको, या साइड में लिख लो आप। रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में, जितने भी वहाँ पे पहले दिए हैं उनको आपको भारत के कौन से राज्य में है तो वही चीज़ याद रखना। पाकिस्तान ज़्यादा नहीं, पर भारत का जरूर। ये डाडी वाले देखो पुजारी की पत्नी में आई। पत्थर की मूर्तियाँ हड़प्पा स्थलों पर पाई गई मूर्तियाँ भले ही वे पत्थर, कांसे या मिट्टी की बनी हो, संख्या दृष्टि से बहुत अधिक नहीं है, पर कला की दृष्टि से उच्च कोटि की है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियाँ त्रिआयामी वस्तुएं बनाने का उसको उदाहरण है। पत्थर की मूर्तियों में 2 पुरुष प्रतिमाएं बहुत चर्चित है, जिनमें एक पुरुष धड़ है जो लाल चूना पत्थर का बना है, और दूसरी डाडी वाला पुरुष की आवक्ष मूर्ति जो शील घड़ी की बनी है। तो ये चीज़ याद रखना। डाडी वाले पुरुष के एक धार्मिक व्यक्ति माना जाता है। इस आवर्ष मूर्ति का शॉल बॉडी वेव दिखाया गया है, ये वाला।
साल बाएं कंधे के ऊपर से है और दाहिनी भुजा के नीचे डाली गई है। सोल त्रिफुलिया नमूनों से सजी हुई है। आँखें कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई गई, मानो पुरुष ध्यानावस्थित हो। नाक सुंदर बनी हुई है, होठ कुछ आगे निकले हुए हैं जिनके बीच की रेखा गहरी है। दाढ़ी, मूंछ और गुलमुच्छे चेहरे पर उभरी हुई दिखाई दी है। कान सिर जैसे दिखाई देते हैं और उनके बीच में छेद है। बालों के बीच की मांग के द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है और सिर के चारों ओर एक सादा बना हुआ फीता बंधा हुआ दिखाई गया। अभी देखो तेरे नाम है इसमें तो है। दाहिनी भुजा पर एक बाजू बंद है और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने, जैसे लगता है कि वह हार पहने हुए भी है। आज भी देश के कई भागों में कांसे की ढलाई की तकनीकी में इस प्रकार के कार्य करने की परंपरा चल रही है। कांसे की ढलाई वाला काम मैंने ना झारखंड में भी देखा, वहाँ पे भी आज भी होता है ये चीज़। कांसे की ढलाई, हड़प्पा के लोग किस कांसे की ढलाई बड़े पैमाने पर करते हैं और इस काम में प्रवीण थे। इनकी कांसे मूर्तियाँ कांसे को ढालकर बनाई जाती थी। इस तकनीक के अंतर्गत सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा या मूर्ति बनाई जाती है। याद करो अपन उधर भी पढ़े थे एंशियंट काल के जो पड़े थे हिस्ट्री, तब उसमें ऐसी चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लेप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब वह पूरी तरह सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उसके मिट्टी के आवरण में छोटा सा छेद बनाकर उसके छेद के रास्ते सारा पिघला हुआ मोम बाहर निकाल दिया जाता था। इसके बाद चिकनी मिट्टी के खाली सांचे में उसी छेद के रास्ते पिघली हुई धातु भर दी जाती थी। जब वह धातु ठंडी होकर ठोस हो जाती थी तो चिकनी मिट्टी के आवरण को हटा दिया जाता था। कांस्य मनुष्य और जानवर दोनों की मूर्तियाँ बनाई गई है। मानव मूर्ति का सर्वोत्तम नमूना एक लड़की की मूर्ति है जिसे नर्तकी के रूप में जाना जाता है। यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन। कांसे बनी हुई तो याद रखना इसी के लिए फेमस है, तो ये यही क्वेश्चन पूछा। कांसे बनी हुई जानवरों की मूर्ति में भैंस और बकरे की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भैंस को सिर और कमर ऊंची उठी हुई तथा सिंह फैले हुए हैं। सिंधु सभ्यता के सभी केंद्रों में कांसे की ढलाई का काम बहुतायत में होता था। लोथल में पाया गया तांबे का कुत्ता और पक्षी तथा कालीबंगा में पाएगी सांड की कांस्य मूर्ति को हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पाएगी तांबे और कांसे की मानव मूर्ति में किसी प्रकार का कमतर नहीं कहा जा सकता। देखो मिट्टी से बनी आकृति है ये देखो टेराकोटा के खिलौने हैं। मणि मूर्तियाँ टेराकोटा। सिंधु घाटी के लोग मिट्टी की मूर्तियाँ भी बनाते थे, लेकिन वे पत्थर और कांसे की मूर्तियों को जितने बड़े नहीं होती थी। अब ये तो बचपन में मैंने खुद बनाई इस टाइप के, आज भी देखो गाँव में बनाते हैं लोग। सिंधु घाटी मूर्तियों में माता देवी की प्रतिमाएं अधिक उल्लेखनीय हैं। कालीबंगा और लोथल में पाई गई नारी मूर्ति हड़प्पा मोहनजोदड़ो में पाई गई देवी माता देवी की मूर्तियों से बहुत ही अलग तरह की है। मिट्टी की मूर्ति में कुछ दाढ़ी मूछ वाले ऐसे पुरुषों की छोटी छोटी मूर्तियाँ पाई गई है। ये देखो जिनके बाल गुथे हुए हैं, कुंडलित है, जो एकदम सीधे खड़े हुए हैं, टांगे थोड़ी चौड़ी और भुजाएं शरीर के समांतर नीचे की ओर लटकी हुई है। ठीक ऐसे मुद्रा में मूर्तियाँ बार बार पाई गई है, जिससे प्रतीत होता है कि ये किसी देवता की मूर्ति है। एक सींग वाले देवता का मिट्टी का बना मुखौटा भी मिला है। इसके अलावा मिट्टी की बनी पहिएदार गाड़ियाँ, छकड़े, सीटियाँ, पशु पक्षियों की आकृतियाँ, खेलने के पास गई का चक्री का डिस्क भी मिली है। मुद्राएं मोहरे। पुरातात्विक हजारों की संख्या मोहरे मुद्राएं मिली है, जो आमतौर पर सेल खड़ी और कभी कभी गोमदे, चकमक, पत्थर, तांबा, कांसे और मिट्टी से बनाई गई थी। उन पर एक सींग वाले सांड, अब यह रखना काके इसके जानवर पता था, सांड, गेंडा, बाघ, हाथी, जंगली भैंसा, बकरा, भैंस आदि पशुओं की सुंदर आकृतियाँ बनी हुई थी। इन आकृतियों में प्रदर्शित विभिन्न स्वाभाविक मनोभाव का व्यक्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन मुद्राओं को तैयार करने पर उद्देश्य मुख्यतः वाणिज्यिक था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुद्राएं बाजूबंद के तौर पर कुछ लोगों द्वारा पहनी जाती थी, जिससे उन व्यक्तियों की पहचान की जा सकती थी, जैसे कि आज के लोग पहचान पत्र धारण करते हैं। हड़प्पा की मानक मुद्रा 2x2 इंच की वर्गाकार पट्टियाँ होती थी, जो आमतौर पर सेलकड़ी से बनाई जाती थी। प्रत्येक मुद्रा में एक चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी पाई जा गई है। मुद्राओं के डिजाइन अनेक प्रकार के होते हैं, पर अधिकांश को जानवर जैसे कि कुबड़दार या बिना कुबड़ वाला सांड, हाथी, बाघ, बकेरो, दैत्याकार जानवर बने होते हैं। उनमें से कहीं कहीं पेड़ और मानव की आकृतियाँ भी बनी पाई गई। इनमें सबसे अधिक उल्लेखनीय एक ऐसी मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने। ये देखो एक सिंगे की मोहर है, मोहर, पशुपति की मोहर है, तो ये चीज़ याद रखना। इस मुद्रा कुछ विधानों द्वारा पशुपति मुद्रा कहा जाता है, ये वाली बात है। आकार 1/2 से 2 इंच तक के वर्ग या आयत के रूप में, जबकि कुछ अन्य इसे किसी देवी की आकृति मानते हैं। इस मुद्रा में एक मानव आकृति पालती मार के बैठी हुई दिखाई देगी। इस मानव आकृति के दाहिनी ओर एक हाथी और एक बाघ, शेर है, जबकि बाईं ओर एक गेंडा। अब तो पीछे विषय में पूछा गया है, थोड़ा याद रखना। इन पशुओं के अलावा स्टूल के नीचे 2 12 है। इस तरह की मुद्राएं 2500 से 1900 ईसा पूर्व की है। ये सिंधु घाटी, प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो जैसे अनेक पुरास्थलों की बड़ी संख्या में पाई गई है। तो ये भी याद रखना कहाँ पे पाई गई है। इनके सतहों पर मानव और पशु आकृति उत्कीर्ण है। इन मुद्राओं के अलावा तांबे की वर्गाकार, आयताकार पट्टियाँ, टेबलेट भी पाई गई है, जिनमें एक और मानव आकृतियाँ है और दूसरी ओर कोई अभिलेख अथवा दोनों और ही कोई अभिलेख है। इन पट्टियों पर आकृति और अभिलेख किसी नोकदार
औजार छेनी से सावधानीपूर्वक काटकर अंकित किए गए। ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्र पट्टी या बाजूबंद की तरह भुजा पर बांधी जाती थी। मुद्रा पर अंकित अभिलेख हर मामले में अलग अलग किस्म के होते हैं, मगर इन ताम्र पट्टियों पर अंकित अभिलेख उन पशुओं से भी संबंध थे जो उन पर चित्रित किए गए थे। मर्दभांड। इन पुरास्थलों में बड़ी संख्या में प्राप्त मर्दभांडों मिट्टी के बर्तनों की शकल, सूरत तथा उन्हें बनाने की शैली में हमें तत्कालीन डिजाइनों से के भिन्न भिन्न रूपों तथा विषयों का विकास का भी पता चलता है। सिंधु घाटी में पाए गए मिट्टी के बर्तन अधिकतर कुम्हार के चाक पर बनाए गए थे और आज से बनाए गए बर्तन नहीं। इनमें रंग किए हुए बर्तन कम और सादे बर्तन अधिक है। ये सादे बर्तन आमतौर पर लाल चिकनी मिट्टी के बने हुए हैं। इनमें कुछ पर सुंदर लाल या सिलेटी लेप लगी है। कुछ घुंडीदार पात्र है जो घुंडियों की पट्टियों से सजे हैं। काले रंगीन बर्तनों पर लाल लेप की एक सुंदर परत है जिस पर चमकीले काले रंग से जयमती आकृतियाँ और पशुओं के डिजाइन बने हैं। अब देखिए, ये मैंने देखा भी है नेशनल म्यूजियम में चित्रित बर्तन। इस टाइप के मिट्टी के बर्तन खूब वहाँ पे खूब रखे हुए हैं। बहुरंगी मर्दभांड बहुत कम पाए गए हैं। इनमें मुख्यतः छोटे छोटे कलश शामिल है जिन पर लाल, काले, हरे और कभी कभी कभार सफ़ेद और तथा पीले रंगों में ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई है। उत्कीर्णित बर्तन भी बहुत कम पाए गए हैं और जो पाए गए उनमें उत्कीर्णन की सजावट पेंदे पर और बलि स्तंभ की तस्वीरों तक ही सीमित थी। छिद्रित पात्रों में एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल पर और छोटे छेद उनकी दीवारों पर सर्वत्र पाए गए। ऐसे बर्तन शायद वे पेय पदार्थों को छानने के काम में लाए जाते थे। घरेलू कामकाज में प्रयोग किए जाने वाले मिट्टी के बर्तन अनेक रूपों तथा आकारों में पाए गए। सीधे और कोने रूपों वाले बर्तन अपवाद के तौर पर भले ही मिले पर लगभग सभी बर्तनों में सुंदर मोड़ पाए गए। छोटे छोटे पात्र जो अधिकतर आधे इंच से भी कम ऊंचाई वाले हैं, खासतौर पर इतने अधिक सुंदर बने हुए हैं कि कोई भी दर्शक उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रहता है। आभूषण। हड़प्पा के पुरुष और स्त्री अपने आप को तरह तरह के आभूषण सजाते थे। गहने बहुमूल्य धातु रत्नों से लेकर हड्डी और पकी हुई मिट्टी तक बने होते थे। गले के हार, फीते, बाजूबंद, अंगूठियाँ आमतौर पर पुरुषों और स्त्री दोनों के समान रूप से पहनी जाती थी। अब देखिए, जैसे यूपीएससी इसी स्टेटमेंट में बना के क्वेश्चन पूछ सकता है कि वहाँ गहने ओनली जो है भाई हड्डी और बहुमूल्य धातुओं के बने होते थे और रत्नों से, क्या मिट्टी के नहीं बने होते थे। तो इस टाइप से इसलिए जो मैं जो क्लासेज लेता हूँ ट्रिक वाली, वो याद रखना बहुत काम आएगी। पर करदनिया, बूंदे, कर्णफूल और पैरों के कड़े या पैजाने स्त्रियाँ ही पहना करती थी। मोहनजोदड़ो से ढेरों गहने मिले जिनमें सोने और मूल्यवान नगों के हार, तांबे के कड़े, मनके सोने के कुंडल, बूंदे, झुमके और शीर्ष आभूषण, लटकने, बटने और शेलखड़ी के मनके तथा बहुमूल्य रत्न शामिल है। सभी आभूषण सुंदर रंग से बनाए गए। ये ध्यान देने वाली बात है कि हरियाणा के फरमाना पुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान पाया गया जहाँ शवों को गहनों से साथ दफनाया गया। अब याद रखना, फरमाना पुरा स्थल कहाँ पे है? हरियाणा में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे काम करना है यूपीएससी के लिए। खास तौर से स्थान वाला संबंधित। चुंदड़ो लोथल में पाएगी कार्यशालाओं से पता चलता है कि मनके बनाने का उद्योग काफ़ी अधिक विकसित है। मनके कार्निलियन, जुमनिया, सूर्यकांत, स्फटिक, कांचमणि, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्द मणि आदि के बने होते थे। इसके अलावा तांबा, कांसा और सोने जैसी धातुएं, शंख, सीपी और पक्की मिट्टी भी मनके बनाने के काम में आती थी। मनके तरह तरह के रूप और आकार के होते थे। कोई तस्वीरनुमा, बेलनाकार, गोल या डोलाकार होते थे तो कोई कई खंडों में विभाजित थे। कुछ मनके दो या अधिक पत्थरों के जोड़ से बने हुए थे। कुछ पत्थर पर सोने का आवरण चढ़ा था। कुछ को काट कर या रंग कर सुंदर बनाया जाता था। कुछ में तरह तरह के नमूने खोदे होते थे। मनकों के निर्माण में अत्यधिक तकनीकी कुशलता का प्रयोग दर्शाया गया है। हड़प्पा के लोग पशुओं, विशेष रूप से बंदर और गिलहरियों के नमूने बनाते थे जो एकदम असली दिखाई देते थे। उनके उपयोग पिन के नोक और मनके के रूप में किया जाता था। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुआ, चक्रियाँ भी मिल रही है जिससे पता चलता है कि उन दिनों कपास और उनकी कताई बहुत प्रचलित थी। तो याद रखना, पेज में पूछा भी है, कपास का था वहाँ पे। गरीब और अमीर दोनों तरह के लोगों में कताई का आम रिवाज था। यह तथ्य इस बात से उजागर करता है कि तकुए की चक्रियाँ मिट्टी तथा सीपिया की बनी हुई पाई गई। पुरुष और स्त्रियाँ धोती और शॉल जैसे दो अलग अलग कपड़े पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे से ले जाकर बाएं कंधे कर ऊपर ओढ़ी जाती थी। अब ये देखो, ये है आभूषण, मोती आभूषण है, टेराकोटा के खिलौने हैं। ये पुरातात्विक खोजों से मिली चीज़ों से प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग शान श्रृंगार फैशन के प्रति काफ़ी जागरूक थे। उनमें केस सज्जा की भिन्न भिन्न शैलियाँ प्रचलित थी। पुरुष दाढ़ी मूछें रखते थे। स्त्रियाँ सुंदर दिखने के लिए सिंदूर, काजल, लाली का प्रयोग करती थी और चेहरे पर लेप लगाती थी। धौले यूरोप में पत्थरों के ढांचे के आने का अवशेष मिले जिनसे प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के लोगों को अपने घर आदि के निर्माण में पत्थरों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी कलाकार शिल्प अनेक शिल्पों में अत्यधिक पारंगत थे जिनमें धातु का ढलाव, पत्थरों पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन और उन्हें रंगना, जानवरों, पौधों और पक्षियों के साधारण रूप को लेकर टेराकोटा का निर्माण मुख्य है। अब ये चीज़ याद रखना। देखो, अब देखो, ये रहा यूपीएससी 2025 का क्वेश्चन। इसीलिए तो एनसीईआरटी में जो देखो जो इमेज दिया है उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया, वहाँ से यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। को ब्रैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वहाँ से बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है।
नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी कलाकृति में सर्वोष्ट करती एक नाचती हुई लड़की यानी नर्तकी काश्य प्रतिमा। देखो काश्य प्रतिमा डायरेक्ट आंसर। अब सोचो कोचिंग वाले इसको भी लेके डाउट में है। अरे भाई साफ लिखा है एनसीईआरटी में, काश्य प्रतिमा है ये। अब मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देता हूँ एक बार। अपन मैं बता रहा हूँ कि कोचिंग वालों को क्या ही करोगे तुम। सोचो इस क्वेश्चन को भी लेके बहुत सारे कोचिंग वाले डाउट में हैं अभी तक। इससे पता लगता है कि भाई एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो कोचिंग वाला या कोई भी हो, स्टूडेंट हो कोई भी हो, वो डाउट में ही रहेगा। अब मैं पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इससे पता लगता है एनसीईआरटी डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, फिर भी लोग इधर उधर भागते रहते हैं। जब देखो पीओआईक्यू का आइडिया नहीं होता ना लोगों को, तो इधर उधर ऐसे भागते रहते। देखो साफ लिखा है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई लड़की, तो भाई नाचती हुई लड़की है। नामक प्रख्यात नारी लघु मूर्ति किस पदार्थ की बनी है, तो भाई कांस्य। खत्म बात। सोचो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, फिर भी लोग डाउट में है। जिसकी ऊंचाई लगभग 4 इंच है, मोहनजोदड़ो में पाई गई मूर्ति। अब देखो ये साफ लिखा है मोहनजोदड़ो में पाई गई है। तत्कालीन ढलाई कला के एक उत्तम नमूना है। नर्तकी त्वचा का रंग सांवला दिखाया गया है। यह लगभग निवस्त्र है, जिसके लंबे केस सिर के पीछे एक जूड़े के रूप में गुथे हुए हैं। उसकी बाई भुजा चूड़ियों में ढकी हुई है। वह अपनी दाई भुजा के ऊपरी भाग में बाजूबंद और नीचे के भाग में कड़ा पहनी हुई है। कोड़ी से बना एक हार उसके गले की शोभा बढ़ा रहा है। उसका दाहिना हाथ उसकी कमर पर टिका है और बाएं हाथ परंपरागत भारतीय नैतिक मुद्रा में उसे घुटने से कुछ ऊपर बाई जांघ पर टिका हुआ प्रतीत होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और नाक चपटी है। यह आकृति भाव अभिव्यक्ति और शारीरिक ऊर्जा से ओतप्रोत है और उसमें बहुत कुछ कह रही है। अब आगे देखे देखो यूपीएससी हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ ले। मोहनजोदड़ो में पाई गई कांस्य प्रतिमा विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि इसमें एक भारी भरकम वर्षक को आक्रामक मुद्रा में बखूबी प्रस्तुत किया गया। पहली बात ये रखना कहाँ पाया गया है मोहनजोदड़ो में, किसकी बनी हुई है कांस्य प्रतिमा की। तो ये अगली बार ये पूछ सकते हैं भाई ये वर्षक प्रतिमा कहाँ पाई गई है। वर्षक गुस्से में अपना सिर दाई ओर घुमाए हुए हैं और उसके गले में एक रस्सा भी बंधा हुआ है। पुरुष धड़ की एक मूर्ति लाल बोला पत्थर की बनी है। इसमें सिर और भुजाएं जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में गुड्डे बनाए गए हैं। धड़ के सामने वाले हिस्से को एक विशेष मुद्रा में सोच समझ के बनाया गया और कंधे अच्छे पके हुए हैं और ये पेट कुछ बाहर निकला हुआ है। तो मतलब वहाँ के लोग ही मोटे होते थे। चित्रित मुद्राभांड मोहनजोदड़ो में पाए गए पत्थर कुम्हार की चाक पर चिकनी मिट्टी से बना है। कुम्हार ने अपनी कुशल अंगुलियों की सहायता से उसे एक आकर्षक रूप दिया है। आग में पकने के बाद इस मिट्टी के पातों काले रंग से रंगा गया था। इस पर बने चित्र वनस्पति और ज्यामितीय आकृतियों के वैसे तो चित्र साधारण है, लेकिन इनमें अमूर्तीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। मातृका की मूर्ति पर आमतौर पर बद्धी अपरिष्कृत खड़ी मुद्रा में उन्नत उरोजों पर हार लटकाए और कमर के चारों ओर एक अधोवस्त्र लपेटे हुए हैं और करदनी पर पहने हुए दिखाया गया है। सिर पर पंखे जैसे आवरण और दोनों तरफ प्याले नुमा बार सिंधु घाटी की मातृदेव की प्रतिमाओं की एक अलंकारिक विशेषता है। इन आकृतियों को गोलमोल और आँख और चोंच जैसी नाक बहुत भद्दी दिखाई देती है। उनका कुछ मुँह ऐसा लगता है कि जैसे चीरकर बनाया गया हो। अब आ जाओ मौर्यकालीन स्तर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उधर भी बताया था एंशिएंट हिस्ट्री में, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। लंपा का पता होना चाहिए, याद रखना। ये कांधार ये सब कहाँ है, अफगानिस्तान में है। पाकिस्तान में कौन से हैं भाई, मनसेरा, साहबगढ़ी और तक्षशिला है, याद रखना। भारत में कहाँ कहाँ है, गिरनार। देखो यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। सोपारा इसके बारे में यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। सन्नति, मस्की, ब्रह्मगिरी, येरागढ़ी, कलिंग में उड़ीसा में धौली और जौगढ़ है, ठीक है। पाटलिपुत्र बिहार, रामपुरा ये आपको नेपाली पल मिलेगा। लुम्बिनी, सारनाथ, कौशाम्बी, गुजारा, उज्जैन, पनगुरिया, सांची, रूपनाथ, टोपरा, बहरूप दिल्ली में, मेरठ, कलसी। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर 12 बता रहा हूँ। इन मैपों को एक जगह कर लो, बहुत काम आएंगे। 5 क्वेश्चन आप बना सकते हैं ज्योग्राफी प्लस आप हिस्ट्री के मैप पे काम कर लेते हो, साथ में करंट अफेयर के मैप पे काम कर लिया तो भाई आपके 8 से 10 क्वेश्चन आप आराम से सोचो बना सकते हो। सजावटी कमल सहित स्तंभ शीर्ष, देखो ये अशोक है, अशोक द्वारा जो बनाए गए थे। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में नए धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों की शुरुआत हुई। ये दोनों धर्म श्रमण परंपरा के अंग थे। देखो श्रमण का मतलब ये होता है कि जो सुनने वाली प्रक्रिया है, सुन के ज्ञान को अर्जित करते हैं। दोनों धर्म जल्दी ही लोकप्रिय हो गए क्योंकि सनातन धर्म की वर्ण एवं जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। अब देखो ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है।
उस समय अब देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहले बता रहा हूँ। पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर दूसरा तीसरा चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा और उसने अन्य राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक मौर्य ने अपना प्रभुत्व जमा लिया था और ईसा पूर्व 3री शताब्दी तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मौर्यों के नियंत्रण में आ गया था। मौर्य सम्राटों में अशोक एक अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ, जिससे ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बौद्धों को श्रमण परंपरा को संरक्षण दिया था। धार्मिक पद्धतियों कई आयाम होते हैं और वे किसी एक पूजा विधि तक सीमित नहीं होती है। उस समय यक्षों और माता देवियों की पूजा भी काफ़ी प्रचलित थी। इस प्रकार पूजा के अनेक रूप विद्वान थे, तथापि इनमें से बौद्ध धर्म सबसे अधिक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में लोकप्रिय हो गया। यक्ष पूजा बौद्ध धर्म के आगमन से पहले और इसके बाद भी काफ़ी लोकप्रिय रही, लेकिन आगे चल के बौद्ध और जैन धर्म में विलीन हो गई। तो ये चीज़ भी याद रखना। खंभे, मूर्तियाँ सेल करते वास्तुकला। मठ के संबंध में स्तूपों और विहारों का निर्माण इस श्रमण परंपरा के एक अंग हो गया था। ये भी पिछले क्वेश्चन पूछा है। तथापि इसके अलाउद्दीन में स्तूपों और विहारों के अलावा अनेक स्थानों पर पत्थर के स्तंभ बनाए गए, चट्टानें काटकर गुफाएं, विशाल मूर्तियाँ बनाई गई। स्तंभ निर्माण की परंपरा बहुत पुरानी है और ये देखने में आया कि एकमेनियन साम्राज्य में विशाल स्तंभ बनाए जाते थे। अब याद रखना, यहाँ यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता बना के कि स्तंभ जो परंपरा अशोक के द्वारा शुरू की गई, ऐसा नहीं, याद रखना प्राचीन काल से थी। लेकिन मौर्यकालीन स्तंभ एकमेनियन स्तंभों से भिन्न किस्म के। मौर्यकालीन स्तंभ चट्टानों से कटे हुए एक विशाल पत्थर से बने हुए स्तंभ है, जिनमें उत्कीर्णता कलाकार का कौशल स्पष्ट दिखाई देता है। जबकि एकमेनियन स्तंभ जो राजमिस्त्री द्वारा अनेक टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए थे। मौर्य काल में प्रस्तर स्तंभ संपूर्ण मौर्य साम्राज्य में कई स्थानों पर स्थापित किए गए थे और उन पर शिलालेख उत्कीर्ण किए गए थे। ऐसे स्तंभों की चोटी पर सांड, शेर, हाथी जैसे जानवरों की आकृति उकेरी हुई है। सभी शीर्षाकृतियाँ अष्टपुष्ट और उन्हें एक वर्गाकार या गोल वेदी पर खड़ा उकेरा गया। गोलाकार वेदियों को सुंदर कमल फूलों से सजाया गया। शीर्षाकृतियाँ वाले प्रस्तर स्तंभों में कुछ स्तंभ आज भी सुरक्षित और बिहार में बसखरा, बखीरा, लोरिया, नंदनगढ़ और रामपुरा तथा उत्तर प्रदेश में केशव व सारनाथ में देखे जा सकते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी थोड़ा याद रखना। सारनाथ में पाया गया मौर्यकालीन स्तंभ शीर्ष, जो सिंह शीर्ष के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ पाया गया याद रखना, सारनाथ में, ये सिंह शीर्ष। मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा सर्वोत्कृष्ट सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो ये राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया, सारनाथ से। बहुत बार छोटे मोटे एग्जाम बहुत बार पूछा है। ये बड़ी सावधानी से उकेरा गया है। इसी गोलाकार वेदी पर दहाड़ते हुए 4 शेरों की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित है और इस वेदी के निचले भाग में घोड़ा, अब ये क्या क्या है, घोड़ा, सांड, हिरन आदि की गतिमान मुद्रा में उकेरा गया, जिसमें मूर्तिकार के उत्कृष्ट कौशल के साफ झलक दिखाई देती है। यह स्तंभ शीर्ष धम्म चक्र परिवर्तन का मानक प्रतीक और बुद्ध के जीवन की एक महान ऐतिहासिक घटना का भी द्योतक है। तो धम्म चक्र परिवर्तन दर्शा रहा है। तो ये चीज़ धम्म चक्र परिवर्तन किस में है, सारनाथ के स्तंभ में है। तो वो भी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से जानवर पाए गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो अच्छे से कर लेना। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में यक्ष, यक्षिणियों और पशुओं की विशाल मूर्तियाँ बनाई गई। शीर्षाकृतियों वाले प्रस्तर स्तंभ बनाए वह स्थापित किए गए और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से अनेक स्मारक आज भी मौजूद है, जिनमें यक्ष पूजा की लोकप्रियता का पता चलता है और यह भी जाना जा सकता है कि यक्ष पूजा आगे चल के किस तरह जैन धर्म और बौद्ध धर्म के स्मारकों में आकृति प्रस्तुतिकरण का अंग बनी। पटना, विदिशा और मथुरा जैसे अनेक स्थलों पर यक्ष तथा यक्षिणियों की बड़ी बड़ी मूर्तियां भी पाई गई हैं। ये विशाल प्रतिमाएं अधिकतर खड़ी स्थिति में दिखाई गई है। इन सभी प्रतिमाओं में एक विशेष तत्व यह है कि इनकी सतह पॉलिश की यानी चिकनी है। इनके चेहरों पर प्रकृति विज्ञान की निपुणता स्पष्टता दिखाई देती है और अन्य अंग प्रत्यंग का उभार स्पष्ट दिखाई देता है। यक्षिणी की प्रतिमा के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण दीदारगंज, पटना में भी देखा जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखना। यह एक लंबी, ऊंची और सुगठित प्रतिमा से देखने से पता चलता है कि उसका निर्माता मानव रूपाकृति चित्रण में कितना अधिक निपुण और संवेदनशीलता इस प्रतिमा की सतह चिकनी है। ये देखो, ये पक्की मिट्टी से बनी आकृति और इन प्रतिमाओं चित्रण की दृष्टि से बहुत अंतर दिखाई देता है। उड़ीसा में धौली स्थल पर चट्टान को काटकर बनाए गए विशाल हाथी की आकृति मूर्तिकला में रेखांकन लय पार्की की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण। तो याद रखना, ये भी यूपीएससी ने पूछा है। इस पर सम्राट अशोक का एक शिलालेख भी अंकित है। ये सभी प्रतिमाएं आकृति के निरूपण के सुंदर उदाहरण है। बिहार में 12 बार, ये भी यूपीएससी ने पूछा है। बिहार में 12 बार की गुफाएं में पहाड़ियों में सेलकत गुफा चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा है, जिसे लोमस ऋषि गुफा कहते हैं। इस गुफा का प्रवेश द्वार अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप मेहराब की तरह सजा हुआ है। चैत्य की मेहराब पर एक गतिमान हाथी की प्रतिमा उकेरी हुई है। इस गुफा का भीतरी कक्ष आयताकार है और उसके पीछे एक गोलाकार वृक्ष है। प्रवेश द्वार पर बड़े कक्ष की एक तरफ की दीवार पर यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीवक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा यहाँ से लेके यहाँ तक। लोमस ऋषि की गुफा इस काल के एक अलग अकेला उदाहरण है, मगर पर्वतीय काल में पूर्वी और पश्चिमी भारत में अनेक बौद्ध गुफाएं खोदी गई थी।
बौद्ध और जैन धर्म की लोकप्रियता के कारण स्तूप और विहारों का निर्माण बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था, मैं बताया था। किंतु अनेक उदाहरण ऐसे मिले जिनसे पता चलता है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म की देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनती रही। ये जान लेना जरूरी होगा कि स्तूप अधिकतर बुद्ध के स्मृति चिन्हों रिलिक्स पर बनाए जाते थे। ऐसा नहीं कि स्तूप बिहार में राजगिरा, वैशाली, वेथिप द्वीप, पावा, नेपाल में कपिली वस्तु, अलकप्पा, रामग्राम और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और पिपलीवान में स्थापित है। ये भी याद रखना। धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि बुद्ध के अनेक अवशेषों पर स्तूप बनाए जाते थे। ऐसे स्तूप अवंती और गांधार जैसे स्थानों पर बने हुए हैं जो गंगा की घाटी से बाहर भी बसे हुए थे। स्तूप विहार और चैत्य बौद्ध और जैन के मठीय संकुलों के भाग है, लेकिन इनमें से अधिकांश भवन प्रतिष्ठावान बौद्ध धर्म के ऐसे पूर्व 3री शताब्दी के स्तरीय संरचना का एक उदाहरण राजस्थान में बेरहाट स्थल पर भी स्थित है। ये भी याद रखना। सांची के महान स्तूप जिस पर आगे चर्चा की जाएगी अशोक के शासन काल में ईंटों से बनाया गया था और बाद में इसे पत्थर से ढक दिया गया और नई नई चीज़ें भी लगा दी गई। कालांतर में से बहुत से स्तूप बनाए गए जिनसे बौद्ध के धर्म का लोकप्रियता का पता चलता है। ऐसा पूर्व 2री शताब्दी के दौरान और उसके बाद में हमें ऐसे अनेक अभिलेख साक्ष्य मिले हैं जिनमें दान दाताओं का नाम और कहीं कहीं तो उनके पैसे का नाम भी दिया गया है। इन स्तूपों और राष्ट्रीय संरक्षण का उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। संरक्षणों में आम भक्तों से लेकर गृहपति और राजा महाराज भी शामिल थे। कई स्थलों पर श्रेष्ठ जनों या व्यापारी श्रेणी द्वारा दिए गए दानों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन ऐसे अभिलेख बहुत कम पाए गए हैं जिनमें कलाकारों या शिल्पकारों का नाम दिया गया हो। अलबत्ता महाराष्ट्र में पीतल खोड़ा गुफा में कलाकार कान्हा और कोडा ने गुफा में उसके शिष्य का बालक का नाम अवश्य उल्लेखित है। कुछ अभिलेखों और शिलालेखों में शिल्पकारों की श्रेणियाँ जैसे प्रस्तर, उत्कीर्ण, श्रवणकार, पत्थर घिसने और चमकाने वाले बढ़ई आदि का भी उल्लेख है। आमतौर पर संपूर्ण कार्य सामूहिक सहयोग से किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं स्मारक के किसी खास हिस्से का निर्माण किसी खास रक्षक के सौजन्य से कराए जाने का उल्लेख पाया गया। व्यापारी जन अपने दान को अभिलेख लिखवाते समय अपने मूल स्थान को भी उल्लेख करवाते थे। तो याद रखना लोमस ऋषि गुफा द्वारा ये हाथी धोली याद रखना उड़ीसा में है। ये लोमस ऋषि बारबारी गुफा वाली जो बिहार में है। सिंह शीर्ष सारनाथ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। वाराणसी निकट सारनाथ में लगभग 100 वर्ष पहले खोजे गए सिंह शीर्ष का आमतौर पर सारनाथ सिंह शीर्ष कहा जाता है। ये मौर्यकालीन मूर्तिकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। ये भगवान बुद्ध द्वारा धम्म चक्र परिवर्तन यानी प्रथम उपदेश देने की ऐतिहासिक घटना का स्मृति में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। याद रखना, सारनाथ धम्म चक्र परिवर्तन किसके द्वारा? अशोक के द्वारा बनाया गया। इस सिंह के शीर्ष के मूलतः 5 अविभाग थे। स्तंभ शेप्ट जो अब कई भागों में टूट चुका है। एक कमल घंटी का आधार है ये वाला। उस पर बना हुआ एक डोल जिसमें 4 पशु दक्षिणावर्त गति के साथ दिखाए गए हैं। 4 तेजस्वी सिंहों को आगे पीछे जुड़ी हुई आकृतियाँ है। एक सर्वोपरि तल धर्म चक्र जोड़ी के एक पहिया है ये वाला। यह चक्र समय टूटी हालत में और सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। सिंह शीर्ष को ऊपरी चक्र कमलाधार के बिना स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी अपनाया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखना, इसी को अपनाया गया था। अब सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय से सुरक्षित रखे गए सिंह शीर्ष पर बनी एक वेदी पर 4 सिंह एक दूसरे से बैठकर जोड़कर बैठे गए हैं। सिंहों की चारों आकृतियाँ अत्यंत प्रभावशाली और ठोस है। प्रतिमा की स्मारकीय विशेषता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। शेरों के चेहरे पर पेशी विन्यास बहुत सुदृढ़ प्रतीत होता है। होठों के विपरीत से रेखाएं और होठों के अंत में उनके फैलाव का प्रभाव यह दर्शाता है कि कलाकार की अपनी सूक्ष्म दृष्टि शहर का मुख्य स्वाभाविक चित्रण करने में सफल रही। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शहर ने अपने सांसें भीतर रखी हो। तो ये चीज़ याद रखना। भारतीय संसद जो बनी है नई उसमें भी लगाया गया है इनको। अयाल क्रेसर की रेखाएं तिखी है और उनमें उस समय प्रचलित परंपराओं का पालन किया गया। प्रतिमा की सतह को अत्यधिक चिकना या पॉलिश किया हुआ बनाया गया जो कि मौर्यकालीन मूर्तिकला की खास विशेषता थी। शेरों के घुंघराली अयाल राशि का आगे निकली हुई दिखाई गई है। शेरों के शरीर के भारी बोझों को पैर की फैली हुई मांसपेशियों के माध्यम से बखूबी दर्शाया गया। शीर्ष फलक पर एक चक्र बना हुआ है जिसमें चारों दिशाओं में फैले हुए कुल मिलाकर 24 और आरे हैं और प्रत्येक चक्र के साथ सांड, ये क्या क्या सांड, घोड़ा, हाथी और शेर की आकृति सुंदरता से उकेरी गई। चक्र का स्वरूप संपूर्ण बौद्ध कला में धर्म चक्र के निरूपण के लिए महत्वपूर्ण बन गया। प्रत्येक पशु आकृति सतह जुड़ी होने के बावजूद काफ़ी विस्तृत है। उनकी मुद्रा जो शीर्ष पर फलक पर गतिमान प्रतीत होती है। प्रत्येक चक्र के बीच में सीमित स्थान होने के बावजूद इन पशु आकृतियों से ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार में सीमित स्थान में भी दर्शाने की पर्याप्त क्षमता थी। वर्ताकार शीर्ष फलक पर एक उल्टे कमल की आकृति पर टिका हुआ दिखाया गया है। कमल पुष्प के प्रत्येक पंखुड़ी को उसकी सघनता का ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ये देखो नीचे के समय वक्र तलों में समतलता से उकेरा गया है। एक स्तंभ की आकृति का होने के कारण समझा गया था कि इसके चारों ओर से देखा जाएगा, इसलिए दृष्टि बिंदु कोई नीचे सीमाएं नहीं रखेगी। सिंह शीर्ष सांची में भी पाया गया है वहाँ टूटी फूटी हालात में। सिंह शीर्ष वाले स्तंभ बनाने का कम परिवर्तित काल में तो याद रखना सांची में भी पाया गया, ऐसा नहीं है कि वहीं पर सारनाथ में पाया गया। यक्षिणी दीदारगंज
ये देखो बिहार में है। ये देखो कितना मतलब कला, मतलब सोचो कि बालों को एक ही चीज़ दिख रहा है। हाथ में चामर चोरी पकड़े खड़ी यक्षिणी, जो कि आदम कद मूर्ति आधुनिक पटना की दीदारगंज में मिली है, वह भी मौर्य कालीन मूर्ति कला का परंपरा की अच्छा उदाहरण है। ये मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। लंबी मूर्ति बालू का पत्थर की बनी हुई है। इसके आगे विन्यास संतुलित व समानुपातिक है। इसकी सतह पॉलिश की हुई चिकनी है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में चोरी पकड़े पकड़े हुए दिखाया गया। इसका हाथ दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इस प्रतिमा में रूप और माध्यम का प्रयोग में कुशलता बरती गई। गोल कटीली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। चेहरा कपोल गोल गोल और मांसल दिखाए गए हैं, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यक्षिणी गले में हार पहनी हुई है जो पेट तक लटका हुआ। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधो वस्त्रों को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक को हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है, जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिरी रही है। पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए हैं और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग का भारीपन उसके भारी रोजों में दृष्टिगोचर होता है। सिर के पीछे केश राशि एक घाट में बंधी हुई है। पीठ खुली हुई है। इसके पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चौरी प्रतिमा के पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में भी दर्शाया गया है। इस स्तूप की आराधना के बारे में भरूच में दिखाया गया। परिवर्तित शताब्दी के स्तूपों में बहुत सी सुविधाएं जोड़ दी गई, जैसे कि प्रतिमाओं से अलंकृत घिरे हुए परिक्रमा पत्थर। ऐसे अनेक स्तूप हुए जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में से कुछ और नए निर्माण जोड़ दिए गए। अब ये रखना है, ऐसे अनेक स्तूप जिनका निर्माण मूल रूप से तो पहले किया गया था, पर आगे चलकर दूसरी शताब्दी में कुछ और, जैसे याद करिए पे 2023 में आया कि मूलतः क्या ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए नहीं, याद रखना। इस स्तूप में एक बेलनाकार डोल, एक वर्ताकार अंडा, चोटी पर एक हर्मिक और छत्र होता है। ये भाग इससे जाता ज्यों के त्यों रहे, लेकिन आगे चल के इनके रूप और आकार में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। गोलाकार परिक्रमा पथ के अलावा प्रवेश द्वार भी जोड़े गए। इस प्रकार स्तूप स्थापत्य में वास्तुकारों मूर्तिकारों के लिए अपना कौशल दिखाने की काफ़ी गुंजाइश होती है और उनमें यथावश्य परिवर्तन कर सकते हैं और नई प्रतिमा उकेर सकते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी तक हमें बुद्ध की प्रतिमाओं या आकृतियों को दर्शन नहीं होते हैं। बुद्ध के प्रतीकों जैसे पद चिन्हों, स्तूपों, कमल, सिंहासन, चक्र आदि के रूप में भी दर्शाया गया है। याद रखना किन किन रूप में दर्शाया गया बुद्ध के प्रतीकों को। यह दर्शाता है कि समय तक पूजा या आराधना की पद्धति सरल थी और कभी कभी उनके जीवन की घटनाओं को चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता था। जहाँ तक कथा है बुद्ध के जीवन की किसी घटना का वर्णन बहुत परंपरा का भिन्न अंग बन गया था। जहाँ तक कथा है स्तूपों की परिक्रमा पर तो तोरण द्वारों पर चित्रित की गई थी। चित्रात्मक परंपरा मुख्य रूप से संक्षेप आख्यान, सतत आख्यान और घटनात्मक आख्यान पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो सभी बौद्ध स्मारकों में मुख्य विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, लेकिन मूर्तियों या आकृतियों से सजावट करने के मामले में जातक कथाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण रही है। बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं, पर उनमें से अक्सर बुद्ध के जन्म, गृह त्याग, ज्ञान, बद्धत्व प्राप्ति, धर्मचक्र परिवर्तन और महापरिनिर्वाण, जन्म से जगत मुक्ति घटनाओं को अक्सर ही चित्रित किया गया है। जिन जातक कथाओं को अक्सर अनेक स्थानों बार बार चित्रण में दर्शाया गया वे मुख्य रूप से छंदक जातक, विदुर पंडित जातक, रूर जातक, शिबी जातक, वेशांतर जातक और सब जातक से भी। तो देखो ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें अभी तक आप देखोगे तो ये सेकेंड थर्ड चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्यकालीन प्रवृत्तियाँ। अब इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। यक्षिणी देखो भरूच में, अब देखो चीज़ें थोड़ी बदलेगी अब आगे जाके। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उनमें उत्तर भारत में, मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुंग, कर्ण, कुषाण और गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य जमा लिया, तो दक्षिणी तथा पश्चिम भारत में सातवाहनों, इक्ष्वाकों, अवीरों और वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो याद रखना ये जो टाइम पीरियड के हिसाब से पीछे 2 बार क्वेश्चन पूछा, तो उस अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संयोगवश ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय वैष्णव धर्म और शैव धर्म का उदय हुआ। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल है जहाँ इनका उल्लेख भी करना विषय दृष्टि से उपयुक्त होगा। मूर्तिकला कुछ उत्कृष्ट उदाहरण नमूने विदिशा, देखो यूपीएससी ने पूछा, तो ये विदिशा भरूच एमपी में यूपीएससी ने 2020 में क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट। बहुत गया बिहार में, जगहपेट आंध्र प्रदेश में, तो ये याद रखना। मथुरा उत्तर प्रदेश में, खंडगिरी उदयगिरी उड़ीसा में, भजपुरी निकेटर, पावनी नागपुर निकेटर महाराष्ट्र में पाए गए हैं। तो ये चीज़ याद रखना। मैं फिर बता रहा हूँ, जहाँ लोकेशन की बात की गई तो आप नोट डाउन कर लो अपने नोट्सों में, वैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा। भरूच तो याद रखना एमपी में ही। भरूच में पाई गई मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी की प्रतिमा को तीर की तरह दीर्घाकार लंबी है। प्रतिमाओं के आयतन के निर्माण में कम उभार है, लेकिन रैखिकता का ध्यान रखा गया। आकृतियों चित्र की सतह से ज़्यादा उभरी नहीं है।
आख्यानात्मक उभार में 3 आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया। आख्यान में स्पष्टता मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। भरतमुद्र में आख्यान फलक अपेक्षाकृत कम पात्रों के साथ दिखाए गए हैं, लेकिन जो जो समय आगे बढ़ता जाता है, कहानी के मुख्य पात्रों के अलावा अन्य पात्र भी चित्र की परिधि में प्रकट होने लगते हैं। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्रित की गई हैं, जबकि कहीं कहीं पर एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित किया गया है। मूर्तिकारों द्वारा उपलब्ध स्थान का अधिकतम उपयोग किया जाता है। आख्यान कथानक में यक्ष यक्षिणियों के जुड़े हुए हाथ की तथा अकेली आकृतियों में हाथों को चपटा और छाती से लगा हुआ दिखाया गया है, लेकिन कुछ मामलों में खासतौर पर बाद वाले समय में हाथों को सहज रूप से छाती से आगे बढ़ा हुआ दिखाया गया है। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कला शिल्पियों को जाके सामूहिक स्तर पर काम करते थे उत्कीर्ण की विधि समझना कितना जरूरी होता है। प्रारंभ में सतह को तैयार करना प्रमुख कार्य होता है, उसके बाद मानव शरीर तथा अन्य रूपों को घेरा या बनाया जाता था। चित्र की सतह के छिछले उत्कीर्णन के कारण हाथों और पैरों को बाहर निकला हुआ दिखाना संभव नहीं था, इसलिए हाथों को जुड़ा हुआ और पैरों को बढ़ा हुआ दिखाया गया है। शरीर ज़्यादातर कड़ा तथा तना हुआ दिखाई पड़ता है और भुजाएं व पैर शरीर के साथ साथ चिपके हुए से दिखाई गए हैं, किंतु आगे चलकर ऐसे दृश्य प्रस्तुति में संशोधन कर दिया गया। आकृतियों का उत्कीर्णन गहरा होने और लगा और आयतन बढ़ गया, जिससे मनुष्य तथा जानवरों के शरीर का प्रतिरूपण असली जैसा होने लगा। भरूत, बोधगया, सांची तथा स्तूप टू जगहपेट में पाएगी मूर्ति शैली के अच्छे उदाहरण थे। यार जगहपेट आंध्र प्रदेश में भरूच के आख्यान उद्भवती रिलीफ से स्पष्ट प्रतीत होता है कि कला शिल्पी अपनी चित्रात्मक भाषा के माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानी कह सकते हैं। एक ऐसी आख्यान पद्धति में सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी मायादेवी के स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की आकृति की लेटी अवस्था में और एक हाथी के ऊपर से उतरकर महारानी मायादेवी की कोख गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया। दूसरी ओर जातक कथाओं का चित्रण बड़े सरल तरीके से किया गया है। उनमें कथा के भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया। जैसे जरूर जातक में बौद्धिस्ट हिरण की एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया। राजा हिरण्यपति छोड़ने वाला है और जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए अपनी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते दिखाया गया। कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि वह किसी भी व्यक्ति उसकी पहचान नहीं बताएगा, लेकिन जब राजा हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करता है तो वह आदमी अपने वचन से फिर जाता है और राजा उसे जंगल में ले जाता है जहाँ हिरण ने उसकी जान बचाई थी। ऐसी ज़्यादा कथाएं इस स्तूपों को अलंकार करने के लिए उपयोग में लाई गई है। यह जान लेना दिलचस्प होगा कि विभिन्न प्रदेशों में जो जो स्तूपों का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैली में अंतर आने लगा। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी के मध्य सभी पुरुष प्रतिमाओं में केस सज्जा और गुथे हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो यह सब जगह एक सी पाई जाती है। भरतमुद्र में कुछ मूर्तियाँ आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित देखी जा सकती है। अभी देखो जातक कथा है भरूच में महारानी माया का स्वप्न जो अपन अभी पढ़े थे। सांची का स्तूप यूपीएससी ने मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा इस पर 2016 में। सांची के स्तूप मूर्तिकला के विकास के अगले चरण को सांची के स्तूप वन मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। ये चरण शैलीगत प्रगति की दृष्टि से उल्लेखनीय है। सांची के स्तूप में वन में ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ है। इसमें 4 तोरण हैं जो सुंदरता सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया। प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार और संपूर्ण अंतरालन में भरा हुआ है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक और शरीर के अंग प्रत्यंग में कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। सिर काफ़ी उठे हुए हैं। बाहरी रेखाओं की कठोरता अनमन्यता कम हो गई। आकृतियों को गति दे दी गई। आख्यान में विस्तार आ गया है। उकेरने की तकनीकी भरतमुद्र की तुलना में से अधिक उन्नत होती है। बुद्ध को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया जाना अब भी जारी रहा। अभी देखो यहाँ पे कितना, अब देखो मैप में जैसे डायग्राम जरूर बनाना, एग्जाम में याद आया। जैसे गंगा सिंह था जो उस टाइम टॉप किया था यूपीएससी हिंदी मीडियम से, तो उसने ये मैप बनाया था। अब ऐसा नहीं कि आप डिक्टो बनाओ भाई, ऐसे करके भाई अर्धकार बना दिया, ये प्रदक्षिणा पथ बना दिया और यहाँ पे तोरण द्वार वाला बना दिया, खत्म बात। तोरण द्वार रखना प्रवेश द्वार होता है। वेदिका जो चारों तरफ से उसको घेरी रहती है, ये प्रदक्षिणा पथ होता है दोनों। ये अंड होता है, ये हरमी का बहुत पवित्र स्थान होता है। ये छत्री होती है और ये दंड होता है, ये चीज़ याद रखना। सांची के स्तूप में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिया गया, किंतु इस स्वप्न प्रसंग का प्रस्तुतिकरण महारानी को लेटी हुई अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी के चित्रण द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया। कुछ ऐतिहासिक आख्यान जैसे कि कुशीनगर की घेराबंदी, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि पर्याप्त विस्तार के साथ प्रस्तुत किया गया। मथुरा में पाई गई इस काल की प्रतिमाओं में ऐसी ही विशेषताएं पाई जाती है, हालांकि उनके रूप कृतिक यानी अंग प्रत्यंग के प्रस्तुतिकरण में कुछ अंतर है। मथुरा, सारनाथ और गांधार, ये भी यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा है, जाके देखो 2019 का पेपर। ईसा की पहली शताब्दी में, उसके बाद उत्तर भारत में गांधार, अब पाकिस्तान में, और मथुरा दक्षिण भारत में वेंगी मतलब आंध्र प्रदेश कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। मथुरा गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। गांधार मूर्तिकला की परंपरा में बैक्टीरिया, यही इसी से डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि बैक्टीरिया तत्व कैसे सम्मिलित होने लगे।
फिर बता रहा हूँ NCERT भाई प्री प्लस मेन दोनों के लिए। बैक्टीरिया पार्थी और स्वर गांधार की स्थानीय परंपरा का संगम हो गया। मथुरा की मूर्तिकला की स्थानीय परंपरा इतनी प्रबल हो गई कि वह उत्तरी भारत के अन्य भागों में फैल गई। इसके सबसे बढ़िया उदाहरण है पंजाब में संगोल स्थल पर पाई गई स्तूप की मूर्ति। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमाएं यक्षोर की आरंभिक मूर्तियां जैसी बनी गई, लेकिन गांधार में पाई गई बुद्ध की प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता पाई जाती है। मथुरा में आरंभिक जैन तीर्थंकरों और सम्राटों का विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियां भी चित्र में पाई गई हैं। वैष्णव प्रतिमाएं मुख्य रूप से वैष्णव उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं और शैव प्रतिमाएं मुख्य रूप से लिंगों और मुखलिंगों की प्रतिमाएं मथुरा में पाई गई है। लेकिन याद रखना, ये भी पूछा गया है यूपीएससी में भाई तीनों के पाई गई है, याद रखना ही चाहिए। लेकिन संख्या दृष्टि बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई। ध्यान रखिए कि वैष्णव शिव की प्रतिमाएं अनेक आयुधों, चक्र और त्रिशूल के साथ प्रस्तुत की गई है। बड़ी प्रतिमा को उत्कीर्णन में विशालता दिखाई दी है। आकृतियों को विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे पर गोल है, उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों के आयतन का भारीपन कम कर दिया गया और उनमें मांसलता दिखाई देती है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं और वे बाह्य कंधों को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव, वैष्णव देव देवता की प्रतिमाएं, मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाएंगी। इसे दूसरी शताब्दी मथुरा में प्रतिमाओं में विषय शक्ति केंद्रित आगे गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मार्शल हो गई। इसे चौथी शताब्दी में भी प्रगति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मार्शलता में और कमी कर दी गई और मार्शलता में अधिक कसाव आ गया। इनमें कम ओढ़े गए वस्तुओं को दर्शाया गया। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6वीं शताब्दी में वस्तुओं को परिमिताओं के परिणाम या परिमाणीय आकार में ही शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्तुओं की पारदर्शिता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय घरानों को उदय हुआ, जिनका उल्लेख करना जरूरी है। मूर्तिकला का परंपरागत केंद्र मथुरा तो कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र ही बना रहा। उसके साथ सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर कर आए। सारनाथ में पाई जाने वाली बुद्ध प्रतिमाओं दोनों कंधों वस्तुओं से ढका हुआ भी, ये देखो, ये दिखाया गया है। ध्यान से बुद्ध जो गांधार 3वीं शताब्दी, गांधार मतलब अफगानिस्तान, बुद्धिस्ट गांधार 5वीं शताब्दी ईस्वी में। सिर के चारों ओर आभा मंडली बना हुआ जिसमें अलंकरण सजावट बहुत कम है। देखो ये डायरेक्ट यूपी 2019 का डायरेक्ट आंसर है, पूरा बहुत कम है। जबकि मथुरा में बुद्ध की मूर्ति में ओढ़ने की वस्त्र की कई तय दिखाई गई और सिर के चारों ओर आभा मंडल का अत्यधिक सजाया गया। इन आरंभिक प्रतिमाओं की विशेषता अध्ययन करने के लिए मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई, अमरावती आदि के संग्रहालय में देखा जा सकता है। गंगा घाटी से बाहर के स्थलों की स्थिति कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात के देव नोमरी का स्तूप है। परिवर्तित शताब्दी में बहुत कम बदलाव हुआ है। अलबत्ता प्रतिमाएं छरे या पतले रूप में दिखाई दी गई और वस्तुओं की पारदर्शिता प्रमुख सौंदर्यानुभूति बना रही। दक्षिण भारत में बौद्ध स्मारक। आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में अनेक पुरा स्थल है, जैसे जगेपेट्टू, अमरावती, भट्टी पोलेरू, नागार्जुन कोंडा, गोली। ये याद रखना, यूपीएससी पूछ सकते हैं इस टाइप से। जैसे धाने कटक पूछा यूपीएससी ने। अमरावती में एक महाचैत्य जिनमें अनेक प्रतिमाएं थी, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थानीय संग्रहालय, नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई है। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में प्रदक्षिणा पथ जो वेदिका से ढका हुआ है। वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई। गुम्बदी स्तूप का ढांचा संरचना आधार स्तूप प्रतिमाओं से चौकों से ढका हुआ है। ये उसकी खास विशेषता है। अमरावती स्तूप के तोरण समय की मार को नहीं झेल सका और गायब हो गया। बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं के प्रसंग चित्रण है, हालांकि अमरावती के स्तूप में। अभी देखो, बाहरी द्वार पुतकिन अमरावती, स्तूप पटल अमरावती में दिखाया गया। देखो ना, देखो वो जो क्वेश्चन था 2023 का धाने कटक, उसमें आप देखा बौद्ध स्थल है, तो आप थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया लगाते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा कहाँ है, तो अमरावती फेमस है, तो अमरावती कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो आप उस आधार पर क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। वो 3 शताब्दी के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी। संयोजन के बीच अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों, मुद्राओं, आसनों, जैसे सामने से, पीछे से, आगे से और एक तरफ दिखाया गया। प्रतिमा के चेहरे पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियाँ पतली है, उनमें गति और शरीर में 3 भंगिमा त्रिभंग रूप दिखाई दिए है। सांची की प्रतिमा की तुलना में इन प्रतिमा का संयोजन अधिक जटिल है। रेखिकता में लोच आ गया। प्रतिमाओं दर्शाए गए गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है। उभारदार प्रतिमाओं में 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर, जटिल अति व्याप्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया है। किंतु विशिष्ट रूप की स्पष्ट पर अधिक ध्यान दिया गया, भले ही आख्यान में उसका आकार और भूमिका कैसी भी रही हो। आख्यान चित्रण बहुत आयत से किया गया है। इन आख्यान में बुद्ध के जीवन की घटनाओं और जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें एक ऐसे अनेक जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह पहचाना नहीं जा सका। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी माईदेवी की सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर दासियां खड़ी और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे छाती को दिखाया गया। ये महारानी माईदेवी के सपन का प्रस्तुतिकरण है। एक अन्य उपदिति में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई, जिसमें पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूप से चित्रित। अब देखो फलक है, नागार्जुन कोंडा,
झारखंड नागार्जुन-कोंडा उधर ये सब। ऐसा 3वीं शताब्दी में नागार्जुन-कोंडा ये देखो यूपीएससी ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से क्वेश्चन पूछा था, तो थोड़ा ये चीज़ों नाम का वहाँ की लोकेलिटी से कनेक्ट करके देखोगे तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हो। नागार्जुन-कोंडा और गोली की प्रतिमा में आकृतियों की अनुपाणिक गति कम हो जाती है। अमरावती की अद्भुत प्रतिमा की तुलना में नागार्जुन-कोंडा और गोली के कलाकारों ने कहा है कि उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, जो स्वाभाविक उसका अभिन्न अंग दिखाई देते हैं। अमरावती, नागार्जुन-कोंडा, गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती है। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा जो एलूरू के पास स्थित है, तो ये भी याद रखना। ये छोटी गजपृष्ठी कोणी तथा वर्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ चट्टान को काटकर स्तूप बनाए गए थे विशाखापट्टनम के पास अनागपल्ली है। अब तो खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में, तो ये चीज़ भी याद रखना। सबसे बड़ा स्तूप सन्नति है कर्नाटक में। एक ऐसा स्तूप है जैसे अमरावती के स्तूप की तरह बाधा प्रतिमाओं सजा गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का यह नहीं होता कि वह संरचनात्मक मंदिर विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। हमारे पास इस संबंध साक्ष्य तो है, पर कोई संरचनात्मक चैत्य विहार आज तक बना नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में साक्ष्य के गज पृष्ठाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ का मंदिर संख्या 18 जो कि साधारण देवालय है, जिसमें आगे स्तंभ भी बने, पीछे एक बड़ा कक्ष है जो बना। इस प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अनेक बौद्ध प्रतिमाएं जैसे कि अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ, मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं बनाई गई। अब देखो यूपीएससी इनके बारे में पूछा क्वेश्चन, भावी बुद्ध कौन है। किंतु बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्व कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण और प्रतिभा का रूप प्रस्तुत किया गया। अब देखो ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। अधुनिर्मित गुफा कनेरी में याद रखना, और चैत्य कक्ष काले भुज। पश्चिमी भारत गुफाएं। पश्चिम भारत में बहुत सी गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी और उसके बाद की बताई गई है। इनमें वास्तुकला के मुख्य 3 रूप मिलते हैं। गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले चैत्य कक्ष जो अजंता, पितलखोड़ा, भज में पाए जाते हैं। गज पृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नाचदार मिलते हैं, और सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष जिसके पीछे की ओर एक वर्ताकार छोटा कक्ष होता है, जैसा कि महाराष्ट्र के कोंडिया वाइट में पाया जाता है। चैत्य के विशाल कक्ष में वर्ताकार चैत्य चाप मेहराब की प्रधानता होती थी। अब देखिए नासिक में महाराष्ट्र, सामने का हिस्सा खुला होता था जिसका मोहर लकड़ी का बना होता था, और कुछ मामले बिना खिड़की वाले मेहराब भी पाए जाते हैं, जैसे कि कोंडी वाइट में देखा जाता है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। ईसा पूर्व 1ली शताब्दी में गज पृष्ठभूमि मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना में कुछ परिवर्तन किए गए, जिनके अंतर्गत बड़े कक्ष आयताकार बना दिया गया, जैसे कि अजंता गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है, और मोहरों के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई। ऐसा निर्माण बेतसा, नासिक, काल्ला, कनेरी में पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परिवर्तित काल के भी पाए जाते हैं। काल्ला में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला शयन है, वर्षा से बचाने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है, फिर एक बरामदा है मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार, एक खंभे वाले पट्टी की गज पृष्ठभूमि छत वाला चैत्य कक्ष, और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना है। काला चैत्य कक्ष मंडप और को मनुष्य तथा जानवरों की आकृति से सजाया गया, वे भारी और चित्रित के अंतराल में चलते दिखाई गई है। कनेरी गुफा संख्या 3 में काला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विस्तृत रूप दिखाई देता है। अब देखो काले का चैत्य भुज में। इस गुफा के भीतर बाका संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया, इसलिए समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा, और यह डिजाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। जहाँ तक विहारों का सवाल है, वे सभी गुफा स्थल पर खोदे गए विहारों की निर्माण योजना नक्शे में एक बरामदा, बड़ा कक्ष, और इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हुए कुछ महत्वपूर्ण विहार गुफाएं। अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक गुफा संख्या 3, 10 और 17। आरंभ के अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारा वेदिका डिजाइन से सजाया गया है। ये याद रखना, नंबर याद करने की जरूरत नहीं, टेंशन मत लेना। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक गुफा 3, 10 और 17 में मोहरे के डिजाइन में एक अलग उपलब्धि है। नासिक विहार गुफा को सामने के स्तंभों का घट आधार और घट शीर्ष पर माना आकृति उकेरी गई। ऐसे ही अनेक गुफा जुन्नर महाराष्ट्र खोदी गई, जो आम जनता में गणेश लेने के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये थोड़ा याद रखना। इसमें गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित हुई है। आगे चल के इस विहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया, जैसे चैत्य विहार हो गया। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी में स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की जुन्नर महाराष्ट्र में खोदी गई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज़्यादा गुफाएं खुदी हुई है, जबकि मुंबई के पास में कनेरी में ऐसी 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता, पितलखोड़ा, एलोरा, नासिक, भज, जुन्नर, काले, कनेरी की गुफाएं। अजंता, एलोरा, कनेरी आज भी फल फूल रही है। अजंता ये पेशेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछा। सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता है, महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। वहाँ भूसावल, जलगांव और औरंगाबाद के रास्ते पहुँचा जा सकता है।
अजंता में कुल 26 गुफा, इसमें 4 गुफा चैत्य गुफा है जिनके समय प्रारंभिक चरण यानी ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी, गुफा संख्या 10 और 9। परिवर्तित चरण यानी ईसा की 5वीं शताब्दी, गुफा संख्या 1926। इसमें बड़े बड़े चैत्य विहार और ये प्रतिमा तथा चित्रों से अलंकृत है। अजंता की एक ऐसा उदाहरण जहाँ ईसा पूर्व पहली शताब्दी और ईसा की 5वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। अजंता और पश्चिमी दक्कन की गुफाओं के काल के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके शिलालेखों को काल तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है। तो देखो अजंता की ये गुफाएं हैं। ब्राह्मण उत्कीर्णित मूर्ति फलक अजंता में है। बुद्ध सौदरा और राहुल का चित्र। गुफा संख्या 10, 9, 12, 13 का आरंभिक चरण की है। गुफा संख्या 11, 15, 6 तथा और निचली और गुफा संख्या 7 ईसा की 5वीं शताब्दी के उत्तरवर्ती दशकों से पहले की है। बाकी सभी गुफाएं 5वीं शताब्दी के परिवर्तित दशकों से ईसा की 6वीं शताब्दी के पूर्ववर्ती दशकों के बीच खोदी गई। चैत्य गुफा संख्या 19 और 26 विस्तृत रूप से उत्कीर्ण की गई है। उनका मोहरा बुद्ध और बोधिसत्वों की आकृतियों से सजाया गया है। विगत पृष्ठीय तहखानेदार छत वाली किस्म की है। गुफा संख्या 26 बहुत बड़ी है और भीतर की संपूर्ण बड़ा कक्ष मंडप बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं से घेरा गया है। उन्हें सबसे बड़ी प्रतिमा महापरिनिर्वाण की है। शेष सभी गुफाएं विहार चैत्य किस्म की है। उन्हें खंभों वाला बरामदा, खंभों वाला मंडप और दीवार के साथ साथ प्रकोष्ठ बने हैं। पीछे की दीवार पर बुद्ध का मुख्य पूजा गृह है। अजंता में पूजा स्थल की प्रतिमाएं आकार की दृष्टि से बड़ी और आगे बढ़ने की ऊर्जा के साथ प्रदर्शित की गई है। कुछ विहार गुफाओं का कार्य अभी तक अपूर्ण है, जैसे गुफा संख्या 5, 14, 23 और 24। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षण में बहारदेव गुफा संख्या 16 संरक्षक जो वाकाटक नरेश हरिशंग का प्रधानमंत्री था। उपेंद्र गुप्त गुफा संख्या 17, 20 का संरक्षक जो इस क्षेत्र का स्थानीय शासक और वाकाटक नरेश हरिशंग का सामंत तथा बुद्ध भद्र गुफा संख्या 26 का संरक्षक। अब ये याद मत रखना, कोई जरूरत नहीं। और मथुरादास गुफा संख्या 4 का संरक्षक का नाम उल्लेखन है। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में अनेक चित्र आज भी विशेष है। चित्र में अनेक शैली प्रकार अंगा याद रखना कि इसका भी चित्र है यहाँ पे। इस चित्रों में अनेक शैली प्रकारगत अंतर पाए जाते हैं। ईसा की 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों से बाहर की ओर प्रक्षेप दिखलाया गया है। रेखाएं अत्यंत स्पष्ट और उसमें पर्याप्त लयबद्धता देखने को मिलती है। शरीर का रंग बाहरी रेखा के साथ मिल गया, ऐसे चित्र का आयतन फैला हुआ प्रतीत होता है और आकृतियाँ पश्चिम भारत की प्रतिमाओं की तरह भारी है। पहले चरण में बनी गुफा विशेष गुफा संख्या 9 और 10 में चित्र पाए जाते हैं। ये ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी की। इन चित्रों में रेखाएं पैनी है, रंग सीमित है। इन गुफाओं में आकृतियाँ स्वाभाविक रूप से बिना बढ़ा चढ़ाकर अलंकृत किए हुए रंगी हुई है। चित्रित गुफा संख्या 10 अजंता में है। देखो ये देखिए गुफा संख्या 9 अजंता में है। यहाँ देखो महाजनक जातक फलक का हिस्सा। छोड़ो। भौगोलिक स्थान के अनुसार घटनाओं समय समूहबद्ध किया गया है। समूह में क्षैतिज तरीके से आकृतियों का नियोजन किया गया है। भौगोलिक स्थिति को वास्तु के बाहरी हिस्सों से पृथक करके दिखाया गया है। साची मूर्तिकला से समानता यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि किस तरह सामायिक मूर्तिकला और चित्रकला के प्रक्रिया के साथ साथ चल रही थी। पगड़ी के आगे की घाट उसी प्रकार से आकृति में दिखाई दी है जिस प्रकार मूर्तियों में दिखाई गई, तथापि पगड़ी कुछ अलग प्रकार भी चित्रित है। दूसरी चरण के चित्रों का अध्ययन गुफा संख्या 10, 9 की दीवारों स्तंभ पर बने चित्रों से किया जा सकता है। बुद्ध की आकृतियाँ 5वीं शताब्दी ईस्वी के चित्रों से भिन्न है। चित्रकला के क्षेत्र में इस प्रकार गतिविधियों में धार्मिक आवश्यकताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए। गुफा का निर्माण और चित्रकला गतिविधि एक साथ साथ एक समय पर हुई थी। अगले चरण में चित्र मुख्यतः गुफा संख्या 16, 17, 1 और 2 में देखे जा सकते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अनेक गुफाओं में चित्र निर्माण नहीं हुआ। वस्तुतः प्रत्येक खोदी एक गुफा में चित्र बनाए गए, परंतु उनमें से कुछ ही शेष रह गए। इन गुफा चित्रों में प्रतीकात्मक वर्गीकरण पाया जाता है। यह भी देखा गया इन चित्रों में त्वचा के लिए विभिन्न रंग जैसे भूरा, पीलापन, भूरा, हरिते, पीले आदि का प्रयोग किया गया है, जो भिन्न प्रकार की जनसंख्या प्रतिनिधित्व करता है। गुफा संख्या 16 और 17 के चित्रों से सटीक और शालीन रंगात्मक गुणों का प्रयोग हुआ है। उनमें गुफा की मूर्तियाँ समान भारीपन नहीं है। आकृतियों के घुमाव लयात्मक है। भूरे रंग की मोटी रेखाओं से उभार प्रदर्शित किया गया। रेखा जोरदार शक्तिशाली है। आकृति संयोजन में विशेष चमक देने का प्रयास किया। देखो फिर तो जो ये आर्ट मतलब चित्रों के बारे में बताया गया, ये सारा कोई काम का नहीं है। अब देखो इतना माइन्यूट लेवल पे चीज़ें ना। गुफा संख्या 1 और 2 चित्र सिलिके से बने हुए हैं और स्वाभाविक है, जो गुफा की मूर्तियों सामंजस्य रखते हैं। बस एक बार पढ़ के थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ले लेना, उससे आप नॉर्मली आप एक ट्रिक को अप्लाई करो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। वास्तु का संयोजन सामान्य और आकृतियों का त्रिआयामी बनाने हेतु विशेष प्रभाव लाने के लिए गोलाकार संयोजन का प्रयोग किया गया। अर्धनिर्मित लंबी आंखें बनाई गई है। चित्रकारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित चित्रों की भिन्नता का पता उनकी प्रतीकात्मकता और शैलगति विशेषताओं से चलता है। स्वाभाविक भंगिमाएं में बढ़ा चढ़ा कर न बनाए गए चेहरों का प्रयोग विशिष्ट रूप से किया गया। इन प्रतिमा के विषय बुद्ध के जीवन की घटनाएं, जातक अवदान कथाओं के प्रसंग कुछ चित्र जैसे सिंहल अवदान, महाजनक जातक और विदुर पंडित जातक से प्रसंग गुफा की संपूर्ण दीवार को ढके हुए। उल्लेखनीय कि छंदक जातक की कथा आरंभिक काल की गुफा संख्या 10 पर विस्तारपूर्वक चित्रित की गई है और भिन्न भिन्न घटनाओं को अनेक भौगोलिक स्थलों के अनुसार एक साथ रखा गया है, जैसे कि जंगल
में घटित घटनाओं राजमहल में घटित घटनाओं से अलग दिखाया गया। गुफा संख्या 10 में छंदर की दृश्य पूरी तरह पाली पाठ का अनुसरण करता है, जबकि गुफा संख्या 17 में वही प्रसंग भिन्न रूप में चित्रित किया गया है। तथापि यह दृष्टि हुआ कि पद्मपाणी वज्रपाणी की आकृतियाँ अजंता में आम और उनके अनेक गुफाओं में भी पाई जाती है। प्रांगण कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16, बैठे हुए बुद्ध चैत्य कक्षा गुफा संख्या 10 एलोर। अब ये मत सोचना कि ये पूछ लेगा, ऐसा कुछ नहीं, कुछ गुफा नंबर पूछेगा। लेकिन गुफा संख्या 1 में सर्वोत्तम रीति सुरक्षित है। गुफा 2 की कुछ अन्य आकृतियाँ वेंगी की प्रतिमा से संबंध रखती है, जबकि दूसरी कुछ प्रतिमा के निरूपण विदर्भ की मूर्तिकला का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। एलोरा यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा था। औरंगाबाद जिले में कहने महत्वपूर्ण गुफा स्थल है एलोरा। यह जनता से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण और जैन तीनों धर्म की है। यूपीएससी ने स्टेटमेंट पूछा था। चौथी गुफा है देश में कलाओं के इतिहास की दृष्टि से एक ऐसा अनुपम स्थल है जहाँ ईसा 5वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक के भिन्न भिन्न धर्मों के मठ, धर्म भवन एक साथ पाए जाते हैं। गजासर वध गुफा संख्या 15 में। इसके अलावा यह अनेक शैलियों के संगम के रूप में बेजोड़ है। एलोरा और औरंगाबाद की गुफाएं 2 धर्मों, विशेष रूप से बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के बीच चल रहे अंतरों को दर्शाती है। वहाँ बाहर बौद्ध गुफाएं हैं जहाँ बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय की अनेक प्रतिमाएं जैसे तारा, महामयूरी, अशोभे, अवलोकितेश्वर, मैत्रेय, अमिताभ आदि प्रतिमाएं वस्तुत की गई है। तो ये थोड़ा याद रखना कि वज्रयान का है ये सब। बौद्ध गुफाएं आगे दृष्टि से काफ़ी बड़ी है और उनमें 1, 2 या यहाँ तक 3 मंजिलें हैं। इनके स्तंभ विशाल का है। अजंता में भी 2 मंजिली गुफाएं खुदी है, मगर एलोरा में 3 मंजिली गुफा बनाना वहाँ की विशेष उपलब्धि कही जा सकती है। ऐसी गुफाओं पर प्लास्टर और रंगरोगन भी किया गया था। अधिष्ठा बुद्ध की प्रतिमाएं आकार में बड़ी और पद्मपाणी वज्रपाणी की प्रतिमाएं आमतौर पर उनके अंगरक्षक के रूप में बनाई गई थी। गुफा संख्या 12 जो कि एक 3 मंजिला है, उसमें तारा, अवलोकितेश्वर, मानसी बुद्ध और विरचन, अशोभे, रतन संभव, अमिताभ, अमोघ, सिद्धि, वज्र, सत्तव, वज्रराज की प्रतिमाएं उपलब्ध है। दूसरे ब्राह्मण धर्म की 1 ही 2 मंजिली गुफा यानी गुफा संख्या 14 स्तंभों के डिजाइन बौद्ध गुफाओं में बनने शुरू हुए थे। जब वे विकसित होते होते 9वीं शताब्दी की जैन गुफाओं से पहुंचे तो वे अत्यंत अलंकृत हो गए और उनके सृजनात्मक रूप उभार आ गए। ब्राह्मिक गुफा 13 में अनेक प्रतिमाएं पाई जाती हैं। उनमें से कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित है, परंतु उनमें शिव और विष्णु तथा पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके अवतारों की प्रतिमाएं प्रस्तुत की गई है। शिव कथा प्रसंगों पर कैलाश पर्वत को उठाए हुए रावण, अंधकासुर वध, कल्याण सुंदर जैसे प्रसंग स्थान स्थान पर चित्रित किए गए हैं, जबकि वैष्णव कथा प्रसंग विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की प्रतिमाएं अति विशाल है। इनका आयतन बाहर निकला हुआ है जो चित्र की परिधि में गहराई उत्पन्न करता है। वे प्रतिमाएं भारी है। उन्हें मूर्तिकला का शानदार प्रदर्शन भी किया गया। एलोरा में अनेक कलाकार विभिन्न स्थलों से जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि से पाए गए और उन्हें प्रतिमा को घेरा था। इसलिए मूर्तिकला की शैलियों की दृष्टि से भारत में से अनेक शैलियों संगम स्थान कहा जा सकता है। गुफा संख्या 16 कैलाश लेनी कहा जाता है। यह केवल एक अकेली गुफा को काटकर एक शैल मंदिर बनाया गया है। इसे वास्तव में कलाकार की अनुपम उपलब्धि कहा जा सकता है। इस पर अगले अध्याय में चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 29 21 है। गुफा संख्या 29 की योजना मुख्य रूप से एलिफेंटा जैसी है। गुफा संख्या 29 21 17 14 16 की मूर्ति कलात्मक विशेषता व विशालता, स्मारकता और चित्र में प्रदर्शित गतिशीलता दृष्टिगत आश्चर्यजनक। मैं पता कोई काम का नहीं है सब। एक अन्य उल्लेखनीय गुफा स्थल बाघ है। बस ये याद रखना कहाँ पे है ये चीज़ें। बहुत चित्रों वाली बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिला मुख्यालय से 97 किलोमीटर दूर स्थित है। अभी ये रखना बाघ गुफाएं कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ये गुफाएं प्राकृतिक नहीं है, अपितु चट्टानों काटकर बनाई गई है। प्राचीन समय में सातवाहन काल में बनाई गई थी। तो ये टाइम पीरियड याद रखना किसके टाइम में बनाई गई थी। अजंता जैसे बाघ गुफा निर्माण कुशल शिल्पकारों द्वारा सीधे बलुए पत्थर से पर किया गया, जिसका मुख बघानी नामक मौसमी नदी की तरफ है। आज मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 गुफाएं बची है, जिनमें सभी भिक्षुओं के विहार या चतुष्कोण वाले विश्राम स्थान है। इनमें लघु कक्षों के पीछे चैत्य अथवा प्रार्थना कक्ष होता है। इन 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है, जिसे आमतौर पर रंग महल के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ दीवारों चित्र अभी भी दिखाई देते हैं। गुफा संख्या 2, 3, 5 एवं 7 में भी दीवारों छतों पर भित्ति चित्रों को देखा जा सकता है, जिसमें लाल भूरे रंग के पत्थरों क्रिकेट से तैयार मोटे प्लस्तर इन दीवारों छतों को बनाया गया था। इन सब में सुंदर चित्र में कुछ गुफा संख्या 4 के बरामदे की दीवारें पर भारतीय शास्त्र कला और आदि हानि न हो, इसलिए 1982 में चित्रों को ग्वालियर के पुरातात्विक संग्रहालय में पुनः स्थापित किया गया, जिन्हें वहाँ देखा जा सकता है। एलिफेंटा गुफा द्वार। एलिफेंटा के अन्य स्थल मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं शिव धर्म से संबंधित है। थोड़ा याद रखना। ये गुफा एलोरा के समकालीन है। इनकी ये भी याद रखना। टाइम पीरियड प्रतिमा शरीर का पतलापन नितांत गहरे और हल्के प्रभाव के साथ दृष्टिगोचर होता है। चट्टान में काटी गई गुफा परंपरा दक्कन में जारी रही। गुफाएं महाराष्ट्र में भी नहीं बल्कि कर्नाटक में चालुक्य राजाओं के संरक्षण में मुख्य रूप से बादामी और एलो में तथा आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र में, तमिलनाडु में पल्लव राजाओं के संरक्षण में मुख्यतः महाबलीपुरम में पाई जाती है। देश में ईसा की 6वीं शताब्दी के बाद कला का विकास राजनीतिक स्तर पर अधिक हुआ, जबकि इससे पहले के ऐतिहासिक कालों में वह जनता के सामूहिक संरक्षण में अधिक फूला था।
यहाँ मिट्टी की छोटी छोटी आकृतियों को उल्लेख कर देना भी समीचीन होगा, जो देश भर में स्थान पर पाई गई। उनमें से प्रकट होता है कि पत्थर की धार्मिक मूर्तिकला की परंपरा के साथ साथ समांतर रूप से स्वतंत्र स्थानीय परंपरा भी चलती रही। पक्की मिट्टी की अनेक प्रतिमाएं भिन्न भिन्न छोटे छोटे बड़े आकारों में सर्वत्र पाई गई। जैसे उनकी लोकप्रियता पता चलता है, उनमें कुछ खिलौने, कुछ छोटी छोटी धार्मिक आकृतियाँ, कुछ विश्वास के आधार पर कष्टों तथा पीड़ाओं के निवारण के लिए बनाई गई लघु मूर्ति है। पूरी भारत की गुफा परंपरा। पश्चिम भारत के समान पूरी भारत में विशेषकर आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश में एलूरू जिले में स्थित गुंटापल्ली इनमें से एक प्रमुख स्थल है। मठों की संरचना के साथ पहाड़ों में गुफाओं का निर्माण हुआ। क्या देखो, उदयगिरी खंडगिरी गुफा भुवनेश्वर समीप, याद रखना, तो उड़ीसा में। ये भी पेशेंट पूछा है। संभवतः एक ऐसा विशेष स्थल है जहाँ स्तूप, विहार और गुफाओं के एक स्थान पर निर्माण हुआ। गुंटापल्ली की चैत्य गुफा गोलाकार में प्रवेश द्वार चैत्य के रूप में बना है। पश्चिम भारत की अन्य गुफाओं की तुलना में गुफाएं छोटी है। विहार गुफाओं के निर्माण अधिक संख्या में हुआ है। अधिक छोटी होने के बावजूद मुख्य विहार गुफाएं बाहर से चैत्य तोरणों से सजी है। ये गुफाएं आयताकार है, जिनकी छतें मेहराबदार है, जो बिना बड़े कक्ष के एक मंजिली या दो मंजिली है। इनका निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था। इसके बाद के काल में कुछ विहार गुफाओं का निर्माण हुआ। गुंटापल्ली के अतिरिक्त रामा परिमलम एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ पहाड़ी के ऊपर चट्टान बरमदा उदयगिरी खंडगिरी को काटकर एक छोटे स्तूप का निर्माण हुआ। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के समीप अन्नाकापल्ली में गुफाओं का निर्माण हुआ। चौथी पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में पहाड़ी के ऊपर चट्टानें काटकर एक बड़ा से स्तूप बनाया गया। यहाँ एक ऐसा ही विशिष्ट स्थल है जहाँ चट्टान काटकर देश के बड़े स्तूप का निर्माण हुआ। इसी पहाड़ी के चारों ओर पूजा करने के लिए अनेक स्तूपों का निर्माण किया गया। उड़ीसा में चट्टान काटकर गुफा बनाने की परंपरा रही है। खंडगिरी उदयगिरी की इसके सबसे आरंभिक उदाहरण है, जो भुवनेश्वर समय में स्थित है। गुफाएं फैली हुई है, जिनमें खारवेल जैन राजाओं को शिलालेख मिलता है। ये चीज़ याद रखना। शिलालेख के अनुसार ये गुफाएं जैन मुनियों के लिए थी। इनमें कई मात्र एक कक्षी बनी है। कुछ गुफाओं को बड़ी बड़ी चट्टानों में पशु आकार देकर बनाया गया है। बड़ी गुफाओं में आगे स्तंभों की कड़ी बनाकर बरामदे के पिछले भागों को कक्षों निर्माण किया गया। इन कक्षा परिवेश का ऊपरी भाग चैत्य तोरणों और आज भी प्रचलित स्थानीय लोक गाथाओं के संदर्भ में सुसज्जित है। तो बता, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के दृष्टि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो वो भी याद रखना। ये देखो, सांची के स्तूप है। अब इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा क्या? अब देखो इसमें क्या ही करें, एनसीईआरटी ने खुद ही ऐसे दे के रखा। भोपाल मध्य प्रदेश में लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित सांची यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। यहाँ अनेक छोटे बड़े स्तूप, यार जो है ना यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है ना, वो तो भाई आप अच्छे से करके जाना। ये वैसे बार बार वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 2024 में कितने क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जिनमें 3 मुख्य है, अर्थात स्तूप संख्या 1, स्तूप संख्या 2, स्तूप संख्या 3। ऐसा माना जाता है कि स्तूप संख्या बुद्ध के अवशेष है। 2 में उनमें कम प्रसिद्ध है। 10 अर्थाओं के अवशेष है, जो 3 अलग पीढ़ियों के थे। उनके नाम उनके अवशेष पेटिका पर लिखे हुए हैं। स्तूप 3 में सारीपुत्र और महामोगलान के अवशेष रखे हैं। स्तूप 1 के जो नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, स्तूप वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण। अपने मूल रूप में यह एक स्तूप कई ईंटों का छोटा ढांचा था, जो आगे चलकर बड़ा बना दिया गया और पत्थर वेदिका और तोरण द्वार से सुसज्जित कर दिया गया। अशोक सिंह सिस्टम एक शिलालेख के साथ इस स्तूप के दक्षिण की ओर पाया गया है, जिसे पता चलता है कि सांची में मट्टी तथा कलात्मक क्रियाकलाप केंद्र के रूप में गतिविधि कैसे प्रारंभ हुई। सबसे पहले दक्षिण की ओर प्रवेश द्वार बनाया गया, उसके बाद अन्य द्वार बने। स्तूप के चारों प्रदक्षिणा पथ हुई। ऐसा प्रदक्षिणा पथ इसी स्थल पर पाया जाता है और कहीं नहीं। स्तूप के चारों ओर समय बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और महत्वपूर्ण घटनास्थलों पर अशोक के जाने के बारे में ऐतिहासिक आख्यानों से संबंधित दृश्य पूरी तरह सजे हुए हैं। बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से खाली सिंहासन, पद, छत्र, स्तूप आदि के साथ दिखाया गया है। चारों दिशा को तोरण बने हुए हैं। इनकी शैली में अंतर पाया जाता है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इनके निर्माण का समय ईसा पूर्व पहली शताब्दी और उसके बाद का है। स्तूप 1 का सबसे पुराना स्तूप है, लेकिन स्तूपों की वेदिका पर जो आकृति है पूरी है, वो स्तूप 1 से पहले की है। जातक इन आख्यानों के महत्वपूर्ण अंग है। बैसाख जातक, शाम जातक, महाकवि जातक, छंद जातक तथा महत्वपूर्ण जातकों में से हैं, जो स्तूप के तोरणों और स्तंभों पर चित्रित किए गए। साथ ही स्तूप पर पाई जाने वाली आकृतियाँ आयाम में छोटी होते हुए भी मूर्तिकला की कुशलता दर्शाती है। उनमें शरीर के अंग प्रत्यंग को जो रूपाकृति चित्रण किया गया, गहराई और आयाम दोनों ही दृष्टियों में अत्यंत पर स्वाभाविक है। संयोजन भीड़ भाड़ भरा है और आकृति परस्पर व्याप्ति से थोड़ा खाली स्थान बच जाता है, इसे पूर्ण अभाव है। मुद्रात्मक मॉडल शरीर की गति दर्शाई है। उनके हलचल में संरचनात्मक समझता अभिन्नता को देखने को मिलती है। स्तंभों पर संरक्षक आकृतियाँ है और साल मंजिका पेड़ की शाखा पकड़े हुए स्थिति की आकृतियाँ आयताकार के प्रस्तुतिकरण में बेजोड़ है। स्तूप संख्या 2 की पहले वाली प्रतिमा जैसी कठोरता उनमें दिखाई नहीं देती। प्रत्येक तोरण में 2 सीधे खड़े स्तंभ और उनकी चोटी पर 3 आड़ी दंडिका है। प्रत्येक आड़ी दंडिका आगे से पीछे भिन्न भिन्न प्रतिमा विशेष अलंकृत है। नीचे की दंडिका से आगे तक बढ़ी हुई आगे दंडिका पर साल मंजिका का आकृति बनी हुई है। मैं फिर था कोई काम करने, बस इतना याद रखना। जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है कहाँ पे पाया जाता है, बस इतना याद रखना। पद्मासन बुद्ध कटरा मथुरा में है। ये
कटरा टीला मथुरा में है, पद्मासन मुद्रा में। आरंभिक ऐतिहासिक काल में मथुरा मोती उत्पादन का एक विशाल केंद्र था और वहाँ कई मूर्तियाँ मिली है। कुषाण काल तक की जो पुरानी मूर्तियाँ मिली उनमें मथुरा से मिली मूर्तियों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। मथुरा में मूर्ति बनाने का तरीका अलग किस्म का था, इसलिए यहाँ पाई गई मूर्तियाँ देश के अन्य भागों में बनी मूर्तियों से भिन्न है। कटरा टीले से मिली बुद्ध की प्रतिमा ईसा की 2री शताब्दी की है। इसमें बुद्ध को 2 सहायक बोधिसत्वों के साथ दिखाया गया है। बुद्ध पद्मासन में पालती मार के बैठे हुए, उसका दाहिना हाथ अभी मुद्रा में है, कंधे के स्तर से कुछ ऊपर उठा हुआ और बायां हाथ बाई जांघ पर रखा हुआ दिखाया गया। उसने यानी केस ग्रंथि को सिर पर सीधा उठा हुआ दिखाया गया। मथुरा की मूर्ति इस काल से हल्के आयतन और मांसल शरीर के साथ बनाई गई। कंधे चौड़े हैं। संगति पोशाक के एक ही कंधे को ढकती है और इसी हाथों से बाएं हाथ से ढकते हुए दिखाया गया है, जबकि संगति के स्वतंत्र भाग जो वक्ष स्थल को ढके हुए है शरीर के धड़ की तरह ही रखा गया। बुद्ध सिंहासन पर विराजमान दिखाई दे गए हैं। साथ ही आकृतियों को पद्मपाणि और वज्रपाणि बोधिसत्वों के रूप में भी पहचाना जाता है, क्योंकि एक के हाथ में पद्म कमल और दूसरे के हाथ में वज्र है और मुकुट पहने हुए बुद्ध के दोनों ओर स्थित है। बुद्ध के सिर के चारों ओर जो प्रभामंडल दिखाया गया है वो बहुत बड़ा है और सकेंद्रीय वर्त में सरल ज्यामितीय आकृतियाँ दिखाई दी है। प्रभामंडल के ऊपर कोणीय रूप से उड़ती हुई 2 आकृति दिखाई गई है। वे चित्र की सीमा के भीतर काफ़ी गति दर्शाती है। आकृतियों में पूर्व की कठोरता के स्थान पर नम्यता आ गई है, जिसने उन्हें अधिक पार्थिव रूप दे दिया। शरीर के मोड़ों को उतनी सुकोमलता के साथ उकेरा गया है कि वह मानव नारी आकृति है। यहीं मथुरा के मूर्तिकारों द्वारा निर्मित पुरुष और स्त्री आकृतियों का विशिष्ट अंतर दर्शाती है। पद्मासन लगाकर सीधे बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा रिक्त स्थान में गति उत्पन्न करती है। चेहरा मांसल कपोलों के साथ गोल है। पेट को कुछ आगे निकला हुआ दिखाया गया, लेकिन वह नियंत्रित है। ये ज्ञात है कि मथुरा में कुषाण काल की प्रतिमा के अनेक नमूने मिले हैं, परंतु ये मूर्ति परिवर्तित काल में बुद्ध की प्रतिमा के विकास को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध मुख की प्रतिमा तक्षशिला। आज के पाकिस्तान के प्राचीन गांधार क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा ईसा की 2री शताब्दी की कुषाण काल की। यह प्रतिमा गांधार काल में विकसित अनेक चित्रात्मक परिपाटी मिला जुला रूप है। प्रतिमा के स्वरूप में कई यूनानी रोमन तत्व पाए जाते हैं। बुद्ध के शीश में अनेक यूनानी किस्म के तत्व जो समय के साथ विकसित हुए। बुद्ध के घुंघराले केस घने हैं और सिर को तेज और रेखीय परत से ढके हुए हैं। मस्तक समतल और उसे बड़ी बड़ी पुतलियों वाली आंखें अधमिची दिखाई गई है। चेहरा और कपाल भारत के अन्य भागों में पाई गई प्रतिमाओं को तरह गोल नहीं है। गांधार क्षेत्र की आकृतियों में कुछ भारीपन दिखाई देता है। कान और विशेष रूप से उनके लटके हुए भाग लंबे हैं। रूप के प्रस्तुतिकरण में रेखिकता और बाहरी रेखाएं तीखी है। समतल है। आकृति बहुत भाव विहिंजक है। प्रकाश और अंधेरे के पारस्परिक प्रभाव पर पर्याप्त ध्यान दिया गया, जिससे के लिए नेत्र कटोरों को मोड़कर तलों और नाक के तलों को ऊपर दिखाया गया। देखो, प्रशांतता की अभिव्यक्ति आकर्षण का केंद्र बिंदु बन गई है। मुखमंडल प्रतिरूपण त्रिआयामता का स्वाभाविकता बढ़ा रहा है। एक मनुष्य पार्थिका बैक्टीरिया परंपराओं की विभिन्न विशेषताओं के स्थानीय परंपरा के साथ सम्मिलन गांधार शैली की प्रमुख विशेषता। गांधार शैली की प्रतिमा यूनानी रोमन परंपरा के रूपाकृतिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु उनमें अंग पट्टियों का प्रस्तुतिकरण कुछ ऐसा भी है जिसे पूरी तरह यूनानी रोमन नहीं कहा जा सकता। अनेक बुद्ध तथा अन्य प्रतिमा के विकास के स्रोत उनकी विशिष्ट पश्चिम में पूर्वी शैली में देखे जा सकते हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत का पश्चिमी भाग जो पाकिस्तान में चला गया है, आधे ऐतिहासिक काल से लगातार बसा हुआ है। ऐतिहासिक काल में भी सदा आबाद रहा है। गांधार क्षेत्र से बड़ी संख्या में मूर्तियाँ पाई गई है। ये मूर्तियाँ बुद्ध और बोधिसत्वों की और उनमें बुद्ध के जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। आसनस्थ बुद्ध सारनाथ। बुद्ध की प्रतिमा ईसा की 5वीं शताब्दी की उत्तरार्ध की है, जो सारनाथ से मिली थी और अब सारनाथ के स्थलीय संग्रहालय में सुरक्षित है। चुनार के बल्लभ पत्थर से बनी है। इसे बुद्ध को पद्मासन लगाए हुए सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। यह धम्मचक्र प्रवर्तन के प्रसंग का प्रतिरूपण है, जिसे सिंहासन बैठी हुई अन्य आकृतियों में देखा जा सकता है। इसमें एक छत्र जो 2 हिरण मानव आकृति के साथ दिखाए गए हैं। इस प्रकार की ऐतिहासिक घटना को प्रस्तुत किया गया है। बुद्ध की यह प्रतिमा सारनाथ शैली की प्रतिमा का एक उत्तम उदाहरण है। शरीर पतला और संतुलित है, लेकिन कुछ लंबा दिखाया गया। बाह्य रेखाएं सुकोमल और अत्यंत लयबद्ध है। चित्र के स्थान में दृश्य संतुलन बनाने के लिए मुड़ी हुई टांगों को सीधा दिखाया गया है। अंग वस्त्र शरीर से लिपटा हुआ और एकीकृत आयतन का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए पारदर्शी है। चेहरा गोल है, आंखें आधी मिची हुई है, नीचे का होठ आगे बढ़ा हुआ है। कुषाण काल की मथुरा से प्राप्त पहली वाली प्रतिमा की तुलना में कपोल की गोलाई कम हो गई। हाथ में धम्म चक्र परिवर्तन की मुद्रा में छाती से नीचे रखे दिखाए गए हैं। गर्दन कुछ लंबी है। इस पर 2 कटी रेखाएं जो बुलंद मोड़ का सूचक है। उसने गोलादार घुंघराले केसों से बना है। प्राचीन भारत में मूर्तिकारों का उद्देश्य सदैव बुद्ध को एक ऐसे महामानव रूप में प्रस्तुत करना था जिन्हें निर्वाण यानी क्रोध व घृणा से छुटकारा प्राप्त कर लिया था। सिंहासन के पृष्ठ भाग को एक संकेंद्रित व्रत में भिन्न भिन्न फूलों और बेलों के नमूने से अत्यंत अलंकृत किया गया। प्रभामंडल का केंद्रीय भाव सादा समतल है, वहाँ कोई सज्जा नहीं की गई है।
इससे प्रभामंडल देखने में बहुत प्रभावशाली बन गया। प्रभामंडल के भीतर और सिंहासन की पीठ पर कही गई सजावट कला शिल्प की संवेदनशीलता और विशेष सज्जा के चयन की सूचक है। इस काल की सारनाथ बुद्ध की प्रतिमाएं सतह और आयतन दोनों के प्रस्तुतिकरण में पर्याप्त कोमलता दर्शाता है। अंग वस्त्र की पारदर्शिता शरीर का हिस्सा बन गई। ऐसा परिष्कार आने में काफ़ी समय लगा और ये लक्षण आगे भी जारी रहे। सारनाथ में खड़ी मुद्रा वाले बुद्ध की और भी बहुत सी मूर्तियां मिली है जिनका वस्त्र पारदर्शी दिखाया गया है, कटी समान है तथा उन्हें धर्म राज्य के स्तूप के चारों ओर अलग अलग उकेरा गया और सारनाथ संग्रहालय में रखी हुई है। उनमें से कुछ तो अकेले बुद्ध की और कुछ बुद्ध की बोधिसत्व पद्मपाणि वज्रपाणि के साथ दर्शाया गया है। पद्मपाणि बोधिसत्व जो मतलब कमल का फूल लिए हुए हैं। अब देखिए चैप्टर बहुत बड़ा है, मैं फिर बता रहा हूँ, पर काम भी ये बहुत कम है। हाँ, मेंस में क्वेश्चन आए हैं, कुछ पीटी में भी आए हैं, पर ज़्यादा डिटेल में दिया है, इतना डिटेल में कोई ज़रूरत नहीं है। बस जो पीटी के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल लो, थोड़ा बहुत समझ लो, आप मेंस के क्वेश्चन में लिख लोगे। ये चित्र अजंता की गुफा संख्या 1 में पूजा गृह से पहले स्थित आंतरिक बड़े कक्ष की पहली दीवार पर चित्रित है। इनमें बोधिसत्व के पदक कमल पकड़े हुए दिखाया गया है। उनके कड़े कंधे जो बड़े हैं, शरीर में 3 मोड़ है जिनमें चित्र में गति उत्पन्न होती हुई दिखाई देती है। प्रतिरूपण कोमल है, बाहरी रेखाएं शरीर के आयतन में विलीन प्रतीत होती है जिससे त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न होता है। बोधिसत्व एक बड़ा मुकुट पहने हुए है जिसमें विशिष्ट चित्रकारी दृष्टिगोचर होती है। सिर थोड़ा सा बाईं ओर झुका है, आंखें आधी मची है और कुछ लंबी बनाई गई है। नाक तीखी और सीधी है, चेहरे के सभी उभरे हुए हिस्सों पर हल्का रंग किया गया है। इसका उद्देश्य त्रिआयामिता का प्रभाव उत्पन्न करना है। मनकों वाले हार में भी ऐसी विशेषता पाई जाती है। चौड़े और फैले हुए कंधे शरीर में भारीपन उत्पन्न करते हैं। धड़ का भाग अपेक्षाकृत गोलाकार है, रेखाएं कोमल है और लयबद्ध है और शरीर की परिरेखा को दर्शाती है। दाहिने हाथ में कमल पुष्प और बायां हाथ खाली जगह पर बढ़ा हुआ है। बोधिसत्व के चारों ओर अन्य कई छोटी छोटी आकृतियां भी बनी हुई है। बाहर की ओर निकले हुए रंगीन खंड ब्लॉक चित्र के आयाम में गहराई का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। बोधिसत्व को आगे की ओर कुछ निकला हुआ दायां हाथ आकृति को अधिक ठोस और प्रभावी रूप से गहन बनाता है। धड़ भाग के ऊपरी धागा आयाम दर्शाने वाले सुंडाकार रेखाओं के साथ दिखाया गया है। शरीर के प्रत्येक भाग के चित्रण में पूरा ध्यान दिया गया है। हल्के लाल, भूरे, धूसर, हरे और नीले रंगों का प्रयोग किया गया है। नाक का उभार, होठों का कटा हुआ कोना, आगे बढ़ा हुआ निचला होठ और छोटी ठुड्डी सब मिलकर आकृति की रचना में ठोसपन एक रूपता का प्रभाव लाने में योगदान दे रहे हैं। गुफा संख्या 1 की चित्र अच्छी किस्म की है और उन्हें ठीक से रखा गया है। अजंता के चित्र में कुछ प्रकारात्मक और शैलीगत विभिन्नताएं भी देखी जा सकती है जिनसे ऐसा प्रतीत होता है कि अजंता की गुफा में कई शताब्दियों के दौरान कला शिल्पियों का भिन्न भिन्न श्रेणियों ने चित्रण का कार्य किया था। पद्मपाणि के उपयुक्त आकृति के दूसरे ओर वज्रपाणि बोधिसत्व के चित्रित किया गया है। वज्रपाणि दाहिने हाथ में वज्र लिए हुए और सिर पर मुकुट पहने हुए। इस आकृति में वो सब चित्रात्मक विशेषता पाई जाती है जो ऊपर पद्मपाणि के बारे में बताई गई, जैसे महाजनक जातक, उमंग जातक आदि महाजनक जातक की कथा संपूर्ण दीवार पर चित्रित की हुई है। ये सबसे बड़ा आख्यान चित्र है। ऐसा प्रतीत होता है पद्मपाणि और वज्रपाणि तथा बोधिसत्व के चित्रों के पवित्र स्थल के अभिरक्षक के रूप में चित्रित किया गया। अजंता की अन्य गुफाओं में वैसे ही पद्मपाणि और वज्रपाणि के लिए चित्र सर्वोत्तम माने जाते हैं। महार विजय, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था महार विजय के बारे में। भाई किसका सूचिता का वो देते हैं। महार विजय विषय अजंता की कई गुफाओं में चित्रित किया गया। यहाँ एक मूर्ति कलात्मक प्रतिरूपण है जिसमें अजंता की गुफा संख्या 26 की दाहिनी दीवार पर प्रस्तुत किया गया। ये मूर्ति बुद्ध के परिनिर्वाण की विशाल प्रतिमा के पास में बनाई गई। मूर्ति फलक में बुद्ध की आकृति के बीच में मार की पुत्री और सेना से गिरा हुआ दिखाया गया है। ये घटना बुद्ध के ज्ञानोदय का हिस्सा है। इसमें सिद्धार्थ उस मानसिक संक्षोभ की स्थिति का मानवीकरण किया गया जिसमें होकर बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति ज्ञानोदय के समय गुजरना पड़ा था। मार कामी यानी इच्छा का घोतक है। आख्यान के अनुसार बुद्ध और मार के बीच संवाद होता है और बुद्ध को अपने दाहिने हाथ से धरती की ओर अपनी उदारता के प्रति एक साक्षी के रूप में इशारा करते हुए दिखाया गया। बस यही स्टेटमेंट है तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। यह उभरा हुआ प्रतिमा फलक अत्यंत जीवित और अजंता की अति परिपक्व मूर्तिकला का उदाहरण है। यह रचना अनेक छोटी छोटी बड़ी प्रतिमाओं के साथ प्रस्तुत की गई। आकृति की दाहिनी और मार को अपनी विशाल सेना के साथ आते हुए दिखाया गया है। उसकी सेना में तरह तरह के आदमी ही नहीं बल्कि विकृत चेहरों वाले अनेक जानवर भी थे। निचले आधार में संगीतकारों के साथ नाचती हुई आकृतियों की कमर आगे निकली हुई दिखाई है। एक नाचती हुई आकृति ने अपने हाथों को नृत्य की मुद्रा में आगे बढ़ा रखा है। बाईं और निचले सिरे पर मार की प्रतिमा को सोचते हुए दिखाया गया कि सिद्धार्थ बुद्ध को कैसे विचलित किया जाए। फलक के आधे हिस्सों में मार की सेना को बुद्ध की ओर आगे बढ़ते हुए दिखाया गया जबकि फलक के निचले आधे हिस्से में मार की सेना का बुद्ध की आराधना करके वापस लौटते हुए दिखाया गया। बीच में बुद्ध पद्मासन लगाकर विराजमान है। उनके पीछे एक घनी पत्तियों वाला वृक्ष दिखाया गया। मार के सैनिकों के चेहरे कुछ विशेषताएं विदर्भ शैली की प्रतिमा को विशेषताओं की मिलती जुलती है।
अजंता की गुफा में कला शिल्प की भिन्न भिन्न श्रेणियों ने काम किया है, इसलिए वहाँ की शैलीगत विशेषता के अवलोकन से अनुमान लगाया जा सकता है कि अमुक प्रतिमा अमुक शैली के शिल्पियों द्वारा बनाई गई होगी। हालांकि अजंता की गुफा में और भी कई बड़ी प्रतिमाएं हैं जो खासतौर पर पूजा कक्ष में और अगर बाकी दीवारों पर पुनः प्रतिमाओं का एक ऐसा जटिल विन्यास बेजोड़ है। दूसरी ओर चित्रित फलकों से भी अनेक विन्यास में ऐसी जटिलताएं देखने को मिलती है। एक फलक में नाचती हुई आकृतियों का ऐसा ही विन्यास औरंगाबाद की गुफाओं में भी देखा जा सकता है। ये एलिफेंटा की महेश मूर्ति वाला शिव जी का है, याद रखना। अब इसको ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा, रोटेट नहीं होगा। छोड़ो, हो गया, हो जा वैसे करते ऐसे हो जाता है। छोड़ो। एलिफेंटा की महेश मूर्ति अभी पेन नहीं चलेगा क्या? ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? एलिफेंटा की महेश मूर्ति ईसा की 6वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में बनाई गई थी। यह गुफा की मुख्य देवालय में स्थापित है। पश्चिमी दक्कन की मूर्ति कला की परंपरा सेलकरत गुफा में मूर्ति निर्माण के गुणात्मक उपलब्धि के एक उत्तम उदाहरण है। यह मूर्ति आकार में काफ़ी बड़ी है। इसके बीच का सिर शिव की मुख्य मूर्ति और दोनों ओर के दृश्यमान सिर भैरव और उमा के हैं। बीच का चेहरा शिव का अधिक उभरा हुआ है और गोल और होठ मोटे और पलके भारी है। नीचे होठ उभरे हुए हैं जो इस मूर्ति की एक अलग विशेषता है। इसमें शिव का सर्व समावेशी पक्ष दर्शाया गया है। इसमें इसका प्रतिरूपण कोमल है, सतह समतल है, चिकनी और चेहरा बड़ा है। शिव भैरव के पार्श्व मुख को गुस्से में बाहर निकली आँख और मुझ के साथ दिखाया गया है। तीसरा चेहरा नारी मुख है जो शिव के साथ एक साथ 5 मुख होने को उल्लेख है। इस प्रतिमा वैसे तो शिव के 3 मुख दिखाई देते हैं, पर यह हो सकता है कि पीछे के आने के 2 मुख्य अदृश्य हो गए हो। प्रत्येक सिर पर मूर्ति कलात्मक विद्वानता के अनुसार एक अलग किस्म का मुकुट रखा गया। यह मूर्ति गुफा की दक्षिणी दीवार पर बनाई गई। इसके साथ ही शिव के दोनों रूप अर्धनारीश्वर और गंगाधर, तो ये थोड़ा याद रखना, गंगाधर विशेष स्वरूप है। ये मूर्तियाँ सतह की समतल चिनाई और लंबाई से लयबद्ध गति जैसी विशालता के लिए जानी जाती है, जिसकी उनकी रचना संयोजन बहुत जटिल है। इस गुफा का मूर्ति विन्यास एलोरा की गुफा संख्या 29 में दोहराया गया है। ये चैप्टर बहुत लंबा हो गया। सोचो कि 3 चैप्टर अपन पढ़ चुके थे, उसके भारतीय भित्ति चित्र परंपरा देखो, इस तरह की भित्ति चित्र। और आज भी आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, आज भी मंदिर जो बनते हैं नहीं। अभी देखो अनंत पद्मनाभ मंदिर कसरगढ़, वराह माटी हुए शिव किरातोजन्य प्रकरण लेपाक्षी मंदिर में है। तो ये थोड़ा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। चौलरेज राजा रजी राजा कवि कौरवदेर को तंजावुर 11वीं शताब्दी का है। त्रिपुरासुर वध करते शिव तंजावुर, रावण वध करते राम, रामायण पट मंचेत्र महल, शास्त्र पद्मनाभपुरम थक्कल। तो अपन ने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो 4 चैप्टर और कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो ऐसा कहता है अपन एक सेकंड पार्ट बनाते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।